जो सदस्य नए जुड़े हुए हैं पेज नंबर 130 पे आ जाए। और इसका जो कोड है AMA HCL बेस्ट कंपनी है टाइम मैगजीन की। क्लियर है? अलके सर कुछ पूछना है? सर ये माँ के बाद जो अगला वाला बता रहे हैं सर, वो नीचे वाली HCL इंडिया वाली आ जाती है क्या अगला इसको? जी जी जी, यही पकड़ना है हमको। पहले शुरुआत के 3 पूछ सकता है, ठीक है, और इंडिया से नंबर 1 पूछ सकता है। वैसे पूछते ही इंडिया की नंबर 1 है ना। मान लीजिए अगर पूछ ले वर्ल्ड में एप्पल के बाद कौन सी कंपनी है, एक्सचेंजर आपके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। AMA HCL बेस्ट कंपनी है टाइम मैगजीन की। क्लियर है सभी को? एक बार हैंड रेज करते, हाँ हैंड रेज करते रहिए। अब तो डाटा नहीं है, अब बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं ना कि बोलते रहिए सभी लोग एक्टिव मोड में। हुरन इंडिया रिच लिस्ट, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट ये जारी किया गया हुरुन इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया? हुरुन इंडिया के द्वारा जारी किया गया। और इसमें बताया गया कि सबसे 2024 की सूची में अडानी ग्रुप के चेयरमैन, अडानी और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन जो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है। यानी सबसे धनी व्यक्ति कौन है भारत के? अडानी है। कौन है? भारत के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? अडानी है, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ मेड, ठीक है, सेल्फ मेड में सर्वाधिक अमीर जो भारतीय महिला है वो जोहो हैं। जोहो की राधा बेम्बू है। कौन है? जोहो की राधा बेम्बू है, ठीक। जोहो की राधा बेम्बू है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम उम्र के जो अरबपति हैं उनका नाम है जिप्टो के कैवल्य बोहरा। जिप्टो के कौन है? कैवल्य बोहरा है, ठीक है। जिप्टो के कैवल्य बोहरा है। इसके अलावा देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम है। अंदर जाइएगा, पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 पर अडानी है। सबसे युवा कौन है? कैवल्य बोहरा है। कैवल्य बोहरा, ठीक है, जो किसके मालिक है? जिप्टो के। कैवल्य बोहरा किसके हैं? जिप्टो के हैं। और महिला में कौन है? राधा बेम्बू है, जोहो की। राधा बेम्बू है किसकी? जोहो की है, ठीक है। और इसके अलावा लेंस कार्ड के भी सह संस्थापक जो हैं वो है नेहा बंसल। लेकिन कोई मतलब नहीं पढ़ने का, बस 3 नाम एकदम से याद करके चलिएगा, अडानी, कैवल्य बोहरा और जोहो, ठीक है। कैवल्य बोहरा और राधा बेम्बू, राधा बेम्बू, ठीक है। अगर बनाना हो तो अडानी बेबो बना लीजिए। अगर कोड बना हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में अडानी बेबो, अडानी वेबो, सही है। अडानी वेबो, अडानी वेबो, यानी वेम्बू हो जाएंगी राधा वेम्बू और वो से हो जाएंगे बोहरा, कैवल्य बोहरा। क्लियर है? हैंड रेज करते जाइए खटाखट। अगर क्लियर है तो नहीं किसी पूछना पूछ लीजिए, ठीक है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट। उसके बाद आ जाइए विश्व के सबसे अमीर शहर, हेनले और पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया। हेनले और पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड रिचेस्ट सिटीज इन 2024। वर्ल्ड रिचेस्ट सिटीज इन 2024 जो रिपोर्ट है ये जारी किया गया हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया। और इसमें सर्वाधिक 50 शहरों में यूएसए के 11 शहर है। कितने हैं? यूएसए के 11 शहर हैं। और विश्व के सबसे अमीर शहर का जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ है? न्यूयॉर्क को हुआ है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? एंड इसकी जल्दी से, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? जी प्रदीप सर आप बोलिए। हडसन सर। वेरी गुड, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, ठीक है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया का खाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तरी कैलिफोर्निया। दूसरे नंबर पर कौन है? कैलिफोर्निया है, ठीक है। और भारत का जो शहर है टॉप 50 में मुंबई नंबर 1 पर है और दिल्ली जो है 37 नंबर पे। मुंबई और दिल्ली, मुंबई और दिल्ली। तो विश्व के सबसे अमीर शहरों में भारत के 2 शहर है, मुंबई और दिल्ली। मुंबई और दिल्ली, ठीक। मुंबई और दिल्ली। चलिए फिर टोक्यो जो है एशिया का, ठीक है। टोक्यो जो है, टोक्यो जो एक दशक पूर्व दुनिया का सबसे अमीर देशों में शीर्ष पे था, वर्तमान में तीसरे स्थान पर है। कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ना है बस, ठीक है। चलिए 1 मिनट, चलिए। तो
विश्व का सबसे अमीर शहर है न्यूयॉर्क। इंडिया का है मूवी, न्यू मूवी आप बना लीजिए कोड। सबसे अमीर शहर में क्या है, न्यू मूवी। जो न्यू मूवी आती है ना, न्यू मूवी देखना है सभी लोगों की। क्या होता है, जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितनी भी न्यू मूवी आती है उसे देखने की शौक रखते हैं, इसलिए बना लीजिए न्यू मूवी। रोहित सर कुछ बोलना है क्या? सर मूवी है मोदी है, दिल्ली भी अरे तो सर होगा ना? दिल्ली को नहीं बना रहे हैं ना, सिर्फ पहला 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 पहला। अच्छा अच्छा। ठीक है, पहला पहला। ठीक है, जो लोग अभी नए जुड़े हैं पेज नंबर 120 पे आ जाइए, पेज नंबर 120 पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, विश्व के सबसे अमीर शहर में न्यू मूवी। ठीक है, न्यू मूवी। ठीक है, क्लियर है सभी को, न्यू मूवी। चलिए, उसके बाद विश्व के अरबपतियों की सूची 2024 फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया अरबपतियों की सूची। ठीक है, देखिए फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची में सबसे जो अमीर अरबपति हैं वो बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं। कौन है, बर्नार्ड अर्नाल्ड परिवार है। ठीक, और एलन मस्क जो है दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं। ठीक है, जेफ बेजोस हैं। भारत से मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर हैं, और 17वें नंबर पर गौतम अडानी है। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन बड़ी होती है कि हुरुन इंडिया कह रहा है कि गौतम अडानी का नंबर 1 पे है, और फोर्ब्स कह रहा है कि मुकेश अंबानी नंबर 1 पे है। तो उनकी जो संपत्तियों का आकलन करने का तरीका है, संपत्तियों के आकलन करने का जो तरीका है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, वेरी करता है संपत्तियों के आकलन के तरीके के आधार पर। ठीक है, तो हुरुन कहती है कि अडानी अमीर है, और फोर्ब्स कहता है कि मुकेश अंबानी अमीर है। ठीक है, तो देखिए फोर्ब्स किसके साथ है, अंबानी जी के साथ है, और हुरुन क्या कह रहा है, अडानी। हुरुन किसको कह रहा है, अडानी जी को। ठीक है, और बर्नार्ड अर्नाल्ड एवं परिवार, बर्नार्ड अर्नाल्ड परिवार कहाँ का है, किस देश का है, कौन बताएगा, बर्नार्ड बर्नार्ड अर्नाल्ड परिवार जी, हिमांशु सर बोलिए। फ्रांस। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ फ्रांस से है। ठीक है, और एलन मस्क जो है इस समय दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, क्योंकि इनकी जो संपत्ति है बहुत तेजी से, जितनी तेजी से बढ़ी थी उतनी तेजी से कुछ कारणवश घट गई है, बहुत तेजी से इनकी संपत्ति, यानी जो क्या कहते हैं कैपिटल है, मार्केट कैप इनका बहुत तेजी से गिरा था। ठीक है, अब कितना है किसका उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विश्व के अरबपतियों की सूची में बर्नार्ड अर्नाल्ड परिवार नंबर 1 पर है, और मुकेश अंबानी यहाँ से है। ठीक है, ये दरअसल क्या है ना, कि हुरुन रिच इंडिया जो है उसमें व्यक्ति की संपत्ति का आकलन होता है, और इसमें पूरे परिवार का आकलन होता है। ठीक है, यानी पूरे उस ग्रुप से जुड़े परिवार का आकलन होता है, इसलिए यहाँ पर मुकेश अंबानी जी आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये, कोई बोल रहा था कुछ, चलिए, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा में है, कतर की राजधानी। कतर की राजधानी कहाँ पर है, दोहा में है। कतर की राजधानी दोहा में है। हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 1 पर है। ठीक, हंसी ईटो बना सकते हैं आप लोग, कोड अगर बनाना है तो। नंबर 1 पर हमद है, दूसरे पर सिंगापुर है, तीसरे पर इंचियोन है। तीसरे पर कौन है, इंचियोन है, जो दक्षिण कोरिया का है। और देखिए, अगर आपसे मैच द फॉलोइंग करा दे, मैच द फॉलोइंग, तो हमद है कहाँ का, कतर का है। हमद कहाँ का है, कतर का है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा आपको सिंगापुर ना देके वो क्या देगा, चांगी हवाई अड्डा दे देगा, और चांगी हवाई अड्डा कहाँ का है, सिंगापुर का है। इंचियोन देगा, दक्षिण कोरिया चलना है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, कौन बताएगा, दक्षिण कोरिया की राजधानी हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है। फिर टोक्यो, टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसमें हनेडा है पहला, जो है जापान का है, और दूसरा जो है नारिटा। हनेडा, हनेडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, जापान में है। नरीटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, जापान में है। प्रश्न यहाँ से भी देखिएगा, मतलब हम पढ़ रहे हैं, पता चला कि दूर के पढ़ के चले गए और अंतर से पूछ लिया नरीटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो मतलब ध्यान में नहीं आ रहा नरीटा कहाँ पे था। ठीक है, हनेडा कहाँ पर था, इंचियोन कहाँ पर है। ठीक है, हमद तो सब लोग पकड़ लिए, हमद कतर में है। लेकिन सिंगापुर तो मान लीजिए, चांगी हवाई अड्डा सबको याद रहेगा, चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर में है। इंचियोन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोरिया में है, और जो नरीटा है और हनेडा है कहाँ पर है, जापान में है। भारत का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 36वीं रैंक पर है, नंबर 1 पर। ठीक है, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा है, सबको पता है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है,
हैदराबाद में है। और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप सभी को पता है कि ये किसके नाम पर रखा गया, कौन बताएगा? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जी, हाँ, मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। ठीक है, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके नाम पर रखा। सॉरी, पूर्व मुख्यमंत्री, यही तो बोला मैंने, कुछ और बोल दिया। रक्षा मंत्री भी था। ठीक है, हाँ, रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री थे, पूर्व रक्षा मंत्री। ठीक है, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। इससे पहले संत तुकाजीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, संत तुकाजीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमन सर बताइए। पुणे में सर। पुणे में, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, पुणे में है। तो ये क्लियर है, स्काई ट्रैक्स का वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड हैंड रेज कर दिया है, किसी को पूछना पूछ सकता है। चलिए, देखिए, और इसी में होटल का भी दिया गया अवार्ड, इसी में नीचे देखिए दिया होटल का अवार्ड। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल 2024 का अवार्ड JW मैरियट नई दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है। JW मैरियट होटल कहां पर है? नई दिल्ली में है। और इसे दिया गया है क्या? 2024 का बेस्ट होटल, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का है JW मैरियट नई दिल्ली का है। और विश्व का, तो ये भारत और दक्षिण एशिया का है JW मैरियट, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? चांगी, क्राउन प्लाजा चांगी एयरपोर्ट होटल कौन सा है? क्राउन, दक्षिण एशिया, अच्छा हाँ सॉरी, दक्षिण एशिया में तो इधर से आएगा, मुझे पूरा एशिया दिमाग में आ रहा था। ठीक है, तो भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल कौन सा है? JW मैरियट नई दिल्ली का है। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल कौन सा है? क्राउन प्लाजा चांगी है। इसे मार्क कर लीजिए, पता चला कि हम लोग ऊपर पढ़ के जाए और यही लाइन उठा के दे दे तो कंफ्यूजन में हम लोग गलत करके चले हैं। ये तो पढ़ा ही नहीं गया था, JW मैरियट और क्राउन। ठीक है, JW मैरियट और क्राउन। कन्हैया सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जो है वो 9 अप्रैल 2024 को जारी किया गया, किसके द्वारा? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? हुरुन जी। मनीष सर कुछ बोलना है क्या, या पेज नंबर? जी सर। सर आपने जो बोला ना अवार्ड JW मैरियट, सर ये एरोसिटी होटल है सर नई दिल्ली में, और सर ये क्राउन प्लाजा जो अवार्ड है चांगी एयरपोर्ट के लिए सर, ऐसे है सर। सर देखिए, मैं जस्ट देखिए दे रहा है ना कि आपको, मैं जहां तक पढ़ पा रहा हूँ, भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल 2024 का अवार्ड, समझ रहे? अवार्ड है सर JW मैरियट एरोसिटी के लिए सर, क्योंकि महिपालपुर में है सर एरोसिटी। हाँ, नई दिल्ली JW मैरियट अवार्ड। अच्छा, क्राउन प्लाजा, तो ये अवार्ड है क्या कोई? क्राउन प्लाजा अवार्ड है सर ये एरोसिटी होटल के लिए, और एयरपोर्ट होटल क्राउन प्लाजा अवार्ड है सर ये चांगी एयरपोर्ट के लिए। अरे महिपालपुर के अलावा टर्मिनल 3 भी है IGI एयरपोर्ट। हाँ, एरोसिटी महिपालपुर वही तो है, वही तो। अच्छा, ठीक है, फिर एक बार हम इसको और डिटेल में भी देख लेंगे क्या है इसका मेन अंदर वाला। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न शब्द किसको प्रेजेंट करता है, कौन बताएगा? यूनिकॉर्न किसे कहेंगे? यूनिकॉर्न जी, प्रदीप सर आप बोलिए। सर 1 बिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी। $1 बिलियन, $1 बिलियन आप बोल दिए, यूनिट छोड़ दिए। 1 बिलियन क्या मान लें? 1 बिलियन वेनेजुएला की मुद्रा मान लें क्या, बोलीवर? या फिर मान लिया जाए जिग जो आया है, किस देश की मुद्रा है जिग? अमन सर? जिम्बाब्वे की जिग है। ठीक है, तो किसकी मुद्रा मान ली जाए? भाई हमें यूनिट तो बताना होगा ना, तो यूनिट जरूर पकड़िए। ठीक है, तो $1 बिलियन अगर उसकी कीमत है, वर्थ है, नेटवर्थ जो है, और वो 2000 के दशक में स्थापित हुआ है, तो सार्वजनिक, ठीक है, तो यूनिकॉर्न माना जाएगा। ठीक है, तो देखो, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में विश्व में सर्वाधिक जो यूनिकॉर्न है कहां पर है? USA में है। पीछे से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे कौन है? भारत है। भारत में कुल 67 यूनिकॉर्न है। कितने? 67 है, जबकि अमेरिका में कितने? 703। 10 गुना का अंतर है, 10 गुना से भी ज्यादा का। ठीक है, चाइना में 340 यूनिकॉर्न है, 340 है, 703 के यहाँ पे USA में है। ठीक, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में 5 जो शीर्ष यूनिकॉर्न रहे हैं, ठीक है, 5 शीर्ष यूनिकॉर्न, बाइट डांस है, बाइट डांस चीन का है। स्पेस एक्स किसका है?
यूएसए का है, ओपन एआई यूएसए का ही, ठीक है, ओपन एआई, और एंट ग्रुप चीन का है, फिर सीन चीन का है, सीन कहाँ का है, चीन का है, ठीक है, क्लियर है। सर्वाधिक यूएसए मतलब सर्वाधिक यूनिकॉर्न कहाँ पर, यूएसए में है, और चाइना में दूसरे नंबर पर, इंडिया तीसरे नंबर पर यूनिकॉर्न की स्थापना में। और वैसे देखेंगे तो बाइट डांस चीन का है, ठीक है, बाइट डांस कहाँ का, चीन का है, फिर स्पेसएक्स दूसरे नंबर पर है, ठीक है। प्रश्न बन सकता है कि बाइट डांस यूनिकॉर्न किस देश का है, तो किस देश का है, चाइना का। बाइट डांस यूनिकॉर्न किस देश का है, चाइना का है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 जारी किया गया ग्लोबल में। देखिए हुरुन इंडिया में कौन अमीर है, अडानी है। अब हुरुन ग्लोबल में देखिए, हुरुन ग्लोबल में देखिए, ये 26 मार्च को रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, और इसमें विगत वर्ष में बताया गया है कि विश्व में 3000 बताया गया कि इस सूची में विश्व में 3279, ये संख्या याद रखिएगा, विश्व में 3279 अरबपति हैं। कितने हैं, 3279, 3279 यानी 3279 जो है अरबपति शामिल है। कितने हैं, 3279। ये एग्जैक्ट डाटा याद रखिएगा। हुरुन की रिच लिस्ट जो है 2016 का जो पहला 2017 के पेपर में था क्या शायद, ठीक है, किसी में था, मुझे याद है कि मतलब पेपर में था, ऐसे डाटा ही करके दे दिया था, और 5% अधिक हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि अरबपतियों की जो संपत्ति, ठीक है, अरबपतियों की जो कुल संपत्ति 9% की वृद्धि दर्ज की गई, और अब ये $15 ट्रिलियन हो गई है। कितनी हो गई, 15 ट्रिलियन यूएसए डॉलर हो गई है, ठीक है। और विगत 7 वर्षों में न्यूयॉर्क जो है दुनिया के अरबपतियों की राजधानी है, यानी न्यूयॉर्क दुनिया के अरबपतियों की राजधानी है, यानी बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब किसके पास गया है, बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब किसके पास गया, न्यूयॉर्क के पास। मुंबई को पीछे बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए मुंबई भी एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया, ठीक है, यानी बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया, एशियाज बिलियनियर्स कैपिटल का बन गया है, मुंबई बन गया, ठीक है। दोनों में चेंज हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। न्यू मूवी इसका भी कोड है। हुरुन देखिए सबसे अमीर शहर भी न्यू मूवी है, और हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में जो शहर आ रहे हैं, कौन सा आ रहे हैं, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन आ रहे हैं, न्यूयॉर्क और मुंबई, ठीक है, न्यूयॉर्क और मुंबई है। सर्वाधिक अमीर कहाँ पे है, अरबपति कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, अरबपतियों की राजधानी है, ठीक है। बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और फिर बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ द एशिया, ठीक है। दोनों में क्या आ गया, मुंबई और न्यूयॉर्क है, ठीक है, न्यूयॉर्क और मुंबई आ गया, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। नितिन कुछ बोलना है क्या, सर वो JW मैरियट नई दिल्ली एरो सिटी होटल है पूरा नाम, ठीक है, क्लियर है। JW मैरियट नई दिल्ली एरो सिटी ये होटल का पूरा नाम है। अच्छा ठीक है, मोहित सर क्लियर हुआ, मनीष सर, सॉरी मनीष सर, यस सर। चलिए ठीक है, फिर सभी को क्लियर हो गया, तो उसे बस वही याद रखिए JW मैरियट होटल का ही नाम था, ठीक है, और फिर क्राउन प्लाजा चांगी एयरपोर्ट है, ठीक है, क्राउन प्लाजा होटल है, ठीक है। चलिए तो आगे आइए, यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं, एशिया के अरबपतियों की राजधानी, बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ द एशिया मुंबई, और बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड न्यूयॉर्क, क्लियर है ये। आगे बढ़े, दुनिया के सबसे अमीर अरबपति कौन है, एलन मस्क हैं। देखिए फोर्ब्स कहता है कि अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं, और हुरुन कहता है कि सबसे अधिक जो अरबपति हैं, सबसे बड़े अरबपति वो कौन है, एलन मस्क हैं, ठीक। जेफ बेजोस की संपत्ति दूसरे नंबर पर है, ये किससे जुड़े हुए हैं, अमेजन से, किससे हैं, अमेजन से। और बर्नार्ड अर्नाल्ड कहाँ से हैं, फ्रांस पे हैं, फ्रांस के हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है। यानी हुरुन में ये है तीसरे नंबर पे, लेकिन फोर्ब्स में किस में है, पहले नंबर पे है। कंपैरिजन आप तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए, फोर्ब्स में कौन है, बॉ है, फोर्ब्स में क्या है, बॉ है, तो बॉ से क्या हो जाएगा, बर्नार्ड अर्नाल्ड हो जाएगा। फोर्ब्स में क्या आ रहा है, बर्नार्ड अर्नाल्ड हो जाएगा। और हुरुन में क्या हो रहा है, हुर दिया जाता है, जब कोई खाना नहीं खाता है तो उसके मुंह में हुर दिया जाता है, तो ए मुंह में हुर दो मस्क के, ठीक है, ए मुंह में हुर दो मस्क के, ऐसे याद रखिए, कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप लोग। हैंड रेज और बहुत तेजी से हो रहा है, आप लोगों का देख रहे हैं। हमें लगता है कि अब किसी को नहीं भूलेगा ये। नीलिमा मैम कुछ बोलना है क्या आपको, हमें लगता है कि अब किसी को भूलेगा भी नहीं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंडिया में सबसे अधिक अमीर, सबसे बड़े अरबपति कौन है ना, तो सबसे सर क्या रमेश सर, क्या कोड बोले हैं,
मतलब सारा रामायण खत्म हो गया, अभी आप पूछने आ रहे हैं कुछ बीच में? मैंने बोला, सुनिए, मैंने बोला कि फोर्ब्स में सबसे अधिक अरबपति जो है या सबसे अमीर अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं। तो फोर्ब्स में आ रहा है ब, तो उससे हो जाएगा बर्नार्ड अर्नाल्ड, ठीक है, बर्नार्ड अर्नाल्ड। और हुरून में जब कोई खाना नहीं खाता है बच्चा तो उसके मुंह में हूर दिया जाता है, तो कहा जाता है कि ए हुरून मुंह में हूर दो अंबानी के, ऐसे बना लीजिए, ए हुरून मुंह में हूर दो अंबानी के, ठीक है। यानी हुरून में कौन है? अंबानी। आप जान ही रहे हैं अभी अंबानी के यहाँ क्या हुई है, शादी समारोह हुआ और बहुत सारा व्यंजन बना था, तो खाना फेंका है, इससे बढ़िया है कि उनके मुंह में हूर दो, ठीक है, उनके मुंह में क्या हो जाए? हूर दो, ठीक है। अब यहीं पे आप देख सकते हैं वेरिएशन कैसे हो रहा है कि मार्च में हुरून कह रहा है कि मुकेश अंबानी सबसे अधिक सबसे अमीर अरबपति हैं भारत के, जबकि 29 अगस्त को जो हुरून इंडिया जारी कर रही है लिस्ट, उसमें कौन आ रहा है? अडानी आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर रखिएगा, हुरून इंडिया में अडानी है और हुरून ग्लोबल में कौन है? अंबानी है। कंफर्म रखिएगा, इसी कोड से आप बना सकते हैं, अन्यथा भूल जाएंगे, ठीक है। कोड क्या है? ए जी विवेक सर कुछ बोलना है क्या आपको? इसी समय अमेरिका में रिपोर्ट आई थी जो अगर अगस्त में अप्रैल का जो अंतर है अडानी ग्रुप का, अगस्त में ये फर्स्ट आ जाते हैं, वहां मार्च अप्रैल के आसपास रिपोर्ट आई थी तो वहां डाउन हुआ था इनकी संपत्ति अडानी की, इसलिए पीछे हो गए थे। अब वो जो अडानी के लेके वो रिपोर्ट आई थी ना, जो आती रहती बीच बीच में, ठीक है, एमसेफ उनको गिरता रहता, वो तो ठीक है, हमें बस याद रखना ना, वो तो रिपोर्ट से ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए अभी भी तो आई है। अवधेश सर कुछ बोलना है क्या आपको? हाँ सर, शादी हुई थी तो पैसा खत्म हो गया था उनके पास, इसीलिए। अच्छा, किसकी? अच्छा, सही पकड़ा है आपने भाई, शादी में कुल पैसे तो खत्म कर दिए ये अंबानी जी। जी नीलम कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये जैसे एक ग्लोबल विश लिस्ट मार्च में रिलीज हुई और इंडिया विश लिस्ट अगस्त में, तो मतलब कोई ड्यूरेशन है कि कब से कब तक का है ये जो ऑब्जर्वेशन है? मैम देखिए ये क्या होता है ना, मार्च मान लीजिए वो फाइनेंशियल ईयर 23-24, नहीं फाइनेंशियल ईयर से नहीं करते हैं ये आंकड़े, ये फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े नहीं करते हैं, ठीक है। इनका आंकड़ा क्या होता है कि जो शेयर मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट उसके हफ्ते के पहले का जब ये रिपोर्ट जारी करते हैं, उसे लास्ट जो हफ्ता होता है, लास्ट वीक जो होता है, वहां से वेरी करते हैं ये, ठीक है। मतलब ये एकदम अप टू डेट रहते हैं ये लोग, क्योंकि पैसे का आंकलन कैसे, वही तो अभी जो अवधेश सर ही बोले क्या सर कि शादी में कुल पैसा खर्च कर दिए, तो अंबानी जी जो आ गए, ठीक है। हमें लगता है कि रिचार्ज का पैसा भी बढ़ा दिए, हमें लगता है ना कि शादी में इन्होंने अडानी के ग्रुप से सारा सामान खरीदा था, तेल ओल जितना था फार्चून उर्चून का वो खरीदा था, तो पैसा चला गया अडानी के ग्रुप के पास, ठीक है। चलिए रिचार्ज का जो पैसा बढ़ा उसका वो भी रहेगा? नहीं, रिचार्ज का पैसा तो सर वो देखिए दूसरी तरह से वो किया गया, ठीक है, वो पैसा जाने से नहीं है। रिचार्ज का पैसा, दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट आज भी भारत का है, ठीक है, दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत का आज भी है, किंतु हमारे जो तुलना में मतलब देखते हैं ना कि भारत के लोगों की जो कमाई है उसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अन्यथा अमेरिका में डॉलर में जब जाता है ना, 3-4 डॉलर का जाता है एक जीबी का, 5 डॉलर जाता है, आप जोड़ सकते हैं $5 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो मतलब अभी भी दुनिया के बहुत सारे देशों से सस्ता इंटरनेट भारत प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी चीज है कि जो मार्केट कंपनियां होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वो ऐसी चीज से पैसा कमाना चाहती हैं जो हर व्यक्ति की जरूरत हो। सरकार पैसा कहाँ से बढ़ाना चाहती है? सरकार हर चीज पे टैक्स बढ़ाएगी, हर चीज पे दाम बढ़ाए, उससे बेहतर क्या है? डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा दो। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाते ही सारी चीजों का दाम अपने आप बढ़ता है। आपने ये महसूस किया होगा, आपने इस चीज को महसूस किया कि नहीं किया है कि सरकारें हर चीज पर दाम बढ़ाएं, इससे बेहतर है कि किस पे दाम बढ़ा दें? पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पे दाम बढ़ा दो, अपने आप सारे चीज के दाम इंक्रीज हो जाएंगे। अर्थात सरकार हर चीज पे दाम बढ़ाने से भी बच गई और जनता के हर दबाव से, यानी कहा गया गेहूं महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, दाल महंगा कर दी सरकार खाली पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दी। अब तो क्या कर दी है, डेली का बेस तय कर दी है और डेली बेस पे तय होता है कि कितना सुबह रात के 12 बजे तय हो जाएगा कि दिन भर कितना बिकेगा पेट्रोल डीजल, ठीक है। ये चीजें क्या है, सरकार का अपने हिसाब से होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इस सूची में।
ठीक है। इस सूची में जो अंबानी जी हैं 9वें स्थान पर है, ठीक है। विगत वर्ष में नहीं, 10वें नंबर पर अंबानी किस नंबर पर? 10वें नंबर पर है, ठीक है। और अरबपतियों की संख्या में चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं, यूएसए में दूसरे नंबर पर है और भारत जो है तीसरे नंबर पर है। अच्छा, भारत तीसरे नंबर पर अरबपति है भाई, ये सब भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अरबपति चीन में है और फिर यूएसए पे है और तीसरे नंबर पर इंडिया है अरबपति, ठीक है। और इस वर्ष 84 नए अरबपति शामिल हुए, कितने? 84, ठीक। इस वर्ष कितने शामिल हुए? 84 में, ठीक है। चलिए, क्लियर है सभी का? आगे बढ़ जाए, एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर किसी को ना समझ में आया तो। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया। मानव विकास रिपोर्ट, ऋषि मैम बोलना है क्या कुछ आपको? चलिए ठीक है, नहीं। मानव विकास रिपोर्ट। सर जी मैम, जी मैम। सर क्लियर तो है, लेकिन ये इतना सारा कुछ है, ये कंफ्यूजन बहुत हो रही है कि किसमें कौन सा है, ये कैसे याद होगा? अच्छा ये बताइए, हुरून इंडिया में कौन है? हुरून इंडिया सर अब अडानी है। अडानी है। हुरून ग्लोबल में कौन है? जी बताइए, बोलिए अभी। हुरून ग्लोबल में कौन है? आप बोल नहीं रही हैं। क्वेश्चन जब पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। ग्लोबल में कौन है? हुरून ग्लोबल में नहीं, इंडिया से इंडिया से अच्छा, इंडिया से अंबानी है। अब देखिए, अब कैसे याद रहेगा आपको? अभी बोल दिया ना, फिर जब कल पूछेंगे 2 बार बोल देंगी, अपने आप याद हो जाएगा। ये चीजें कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने बोला फोर्स में ब आ रहा है, बना अनार पकड़िएगा, ठीक है। और अंबानी में भी अंबानी आ रहा है, ठीक है। अंबानी, समझ रहे हैं? ब विश्व के अरबपतियों जो फोर्स जो आ रहा है, बर्नाल्ड ब तीनों ब है, ठीक है। बा, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। और हुरून में क्या हो रहा है? मुंह में हुर्रा जा रहा है एलन के, ठीक है। ए जो है एलन के मुंह में हुर्रा जा रहा है, ठीक है। ऐसे याद रहेगा। 2-4 बताए बोलेंगे ना, याद हो जाएगा। अमी सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर हुर ग्लो एलन के मुंह में, हुर ग्लो जैसा भी करिए, हुर ग्लो एलन के मुंह में सर, तो एलन भी हो जाएगा और मुंह से मुकेश अंबानी हो गया सर। तो वही तो हम बोले हैं कि ए हुर दो मुंह में, बोले तो वही तो है, ए हुर दो एलन के मुंह में, यही तो कोड बोला है, एलन के मुंह में तो बोले हैं। चलिए, और नितिन 2 मिनट तुम प्रश्न पूछो, मैं पानी पी लूं। ओके सर। पहले खा ले खाना। वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 टाइम मैगजीन द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन सी है? वंशिता मैम। यस, एप्पल, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, AAM और इंडिया से HCL टेक। एप्पल, एक्सेंचर और माइक्रोसॉफ्ट, और इंडिया से HCL है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे अमीर आदमी जो वर्ल्ड के हैं वो कौन है? बना देव नहीं सकेगा। निधि मैम। सर हुरून इंडिया में तो गौतम अडानी है। इंडिया में इंडिया के रिचेस्ट जो है वो कौन से हैं? हुरून इंडिया के रिचेस्ट जो है गौतम अडानी है। गौतम अडानी। ऐसे अंगूठे में फंसाइए ना इसमें। और सबसे कम उम्र के अरबपति कौन से हैं? इस सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति कौन है? हिमांशु सर। और क्या, अभी गर्म ही गया। कैमल बोहरा। कल भी बांध के जाऊंगी। सेल्फ मेड सर्वाधिक अमीर भारतीय महिला बांध के जाओगे सब कुछ कौन सी है? रोहित सर। मारे थे नहीं सर, राधा बेम्बू करके है जो होगी नहीं है लाला। राधा बेम्बू। हाँ, शुरू में उठाए थे 5 बार। विश्व के सबसे अमीर शहर हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जो जारी किया गया है सूची, उसमें सबसे अमीर शहर कौन सा है? रमेश सर। बहुत बड़ाई करती हूँ। और भारत के कौन से 2 शहर इस सूची में शामिल हुए हैं? संजना बोली है कि नहीं मैम, इनको डेमो दीजिए। हम क्या डेमो हम बोले कि आपके ऊपर आपके हस्बैंड हाथ उठाते नहीं। मैं भले मजाक में मार देती हूँ, लेकिन बिलियनियर लिस्ट में नहीं हाथ उठाते। आपकी कसम। टॉप 3 हैं वो कौन कौन से हैं? पल्लवी मैम।
बर्नार्ड अर्नोल्ट, एलन मस्क, जेफ बेजोस। जी जी। और इस सूची में इंडिया के टॉप जो सबसे रिचेस्ट हैं वो कौन है रिशु मैम? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड स्काई ट्रैक्स द्वारा जो जारी किया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? ये तो जैसे लग रहा है सचिन सर हो गया है। कतर जी। ऐसा नहीं तो तब और इंडिया का टॉप कौन है? कहाँ से लेके आए हैं? मोहित सर लेके आते हैं बस बहुत पैसे हिसाब। विवेक सर कहाँ से लेके आए पहले बताइए। IGI एयरपोर्ट इंदिरा गांधी। कहाँ से लेके आए? भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल का अवार्ड किसने जीता है? नहीं प्रदीप वर्मा सर। बाहर बैठे हैं ठंडी मार देंगे कुकुड़ जाएंगे तो मुझे नहीं आएंगे। JW मैरियट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जगह पाने से ना। और इस सूची में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल कौन सा है? कन्हैया सर। मैं सोऊंगी नहीं तभी ये क्राउन प्लाजा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है उस सूची में सर्वाधिक यूनिकॉर्न के कौन से देश हैं? सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले कौन से देश हैं? टॉप 5 या टॉप 3 बता दीजिए नीलिमा मैम। जब तक जाएंगे तब तक जाऊंगी। USA, चाइना, भारत। सोऊंगी नहीं। USA, चाइना, भारत। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो शीर्ष 5 यूनिकॉर्न है उसमें से बाइट डांस कहाँ का यूनिकॉर्न है? किस देश की कंपनी है ये? सर शायद अभी ना कर जाएगा। बाइट डांस ची ऐसे कर सकते हैं बाइट डांस ची जी तो याद रहेगा। टिकटॉक वाली सर। जी जी। सीन कहाँ की है ये बता दीजिए भूपेन सर। एकता मैम तो चीन की है। चीन की है जी। चलो ठीक है नितिन। हैंड रेज की संख्या देख के ये लग रहा है कि तुरंत पढ़ने के बाद सबको लगभग क्लियर हो गया है। 22 से 23 हैंड रेज एक साथ अगर उठ रहे थे इसका मतलब है कि तुरंत पढ़े आप लोग क्लियर है। जब रिपीट करा देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। जैसा कि अभी नीलिमा मैम को थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन जब रिपीट किया जाएगा और 2 बार होगा जब दूसरी बार जब पढ़ेंगे आप लोग रिपीट के क्वेश्चन के हिसाब से तो लगभग क्लियर हो जाएगा। आज ये मानव विकास रिपोर्ट 23-24 ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 23-24 ह्यूमन डेवलपमेंट इसका नाम क्या था? ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिन कॉपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड ठीक। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक सीधा प्रश्न बनेगा ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो UNDP के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? UNDP के द्वारा जारी किया गया। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ये महबूब उल हक कमेटी बनी थी ठीक है 1990 में ठीक है। महबूब उल हक कमेटी 1990 के दशक में यानी 80 के दशक में बनी थी। उन्होंने सिफारिश की थी ठीक है। उनकी सिफारिशों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 से ठीक है 1990 से प्रकाशित की जा रही है। कब से की जा रही है? 1990 से। यहाँ तक ये स्टेटमेंट क्लियर है। आगे बढ़े तभी ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? UNDP के द्वारा जारी की जाती है ठीक है। और HDR रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है महबूब उल हक जो कमेटी थी एक बनी थी और शासित थे पाकिस्तान के उनकी सिफारिशों पे थी। इसमें एक और महत्वपूर्ण नाम आता है अमर्त्य सेन। कौन आता है? अमर्त्य सेन है जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन। इन्हें किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कौन बताएगा? इनको नोबेल पुरस्कार हाँ कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए ठीक है। क्लियर है ये? तो 2010 में नई चीज शामिल की गई थी नए प्रकार से आ रहा था 2010 से और कुछ मतलब नहीं उसको देखने का। आप देखिए कि इसकी गणना कैसे की जाती है। लेबिलिम अगर आपको कोड बनाना तो ले बना लीजिए। इसका क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फिर एजुकेशन है और फिर क्या है?
इनकम है। क्या है? इनकम है। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, फिर शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक, 3 चीजों पे इसका आकलन किया जाता है। 3 चीजों पे शिक्षा में आकलन किया जाता है कि स्कूल अवधि के औसत वर्ष कितने हैं। 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष, यानी हम सभी 25 वर्ष से अधिक हैं या 25 वर्ष के आसपास है, तो हमारे द्वारा स्कूल में कितना समय बिताया गया है उसको लेके। जी किसी का कुछ बोलना है क्या? कोई सर या मैम जिसको भी हो। चलिए, तो क्या हो गया कि 25 वर्ष का जो कोई युवक है, ठीक है, वयस्क है, वो स्कूल में कितना वर्ष गुजारा है। स्कूल अवधि में अनुमानित वर्ष, यानी 5 वर्षीय जो बालक है उसके द्वारा भावी जीवन काल में स्कूल में बिताए जाने की जो अनुमान किया जा रहा है कि कितना वो वर्ष स्कूल में बिताएगा, अपने जीवन काल में कितना वर्ष वो स्कूल में बिताएगा, इसी को शिक्षा में शामिल करते हैं। और साथ में जीवन प्रत्याशा है, स्वास्थ्य और दीर्घ जीविता को लेके, और आय सूचकांक क्या है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है उसके आधार पर जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट। किसको जारी किया था? मानव विकास रिपोर्ट को। ठीक है, इसमें जो मतलब जो बंटवारा किया जाता है 4 वर्ग में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4। कुल 193 देशों को शामिल किया गया। कितने? 193 देशों को, और 4 वर्ग में बांटा गया। पहला वर्ग वो है जो अति उच्च मानव विकास वर्ग में आते हैं। ठीक है, अति उच्च मानव विकास वर्ग में आते हैं, जिनकी रैंक जो है 1 से लेके 69 तक है। किससे लेके? 1 से 69 तक है। आपको एक चीज और भी ध्यान देनी होगी कि जो मानव विकास रिपोर्ट है उसका जो अंक है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में होता है इसकी जो आंकड़न। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट का अंक होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो 69 देशों को, ठीक है, 69 0 से यानी एसडीआई मूल्य वाले 69 देशों को अति उच्च मानव विकास में रखा गया 169 रैंक तक। फिर उसके बाद 700 यानी 0.7 से लेके 0.799 तक, ठीक है, 49 देशों को यानी रैंक 70 से लेके 118 तक को, रैंक 70 से लेके 118 तक के देशों को उच्च मानव विकास वर्ग में रखा गया है। और उसके बाद जो है 119 से लेके 159 तक को रखा गया है मध्यम मानव विकास वर्ग में, और निम्न मानव विकास वर्ग में रखा गया है 161 से लेके 191। ये रैंक आपको नहीं ध्यान रखनी है, बस आपको ये याद रखना है कि इसमें जो वर्ग बांटा गया है, निम्न मानव विकास वर्ग, उसके बाद मध्यम मानव विकास वर्ग, उच्च मानव विकास वर्ग और अति उच्च मानव विकास वर्ग। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि संपूर्ण विश्व में जो मानव विकास सूचकांक का मूल्य है, यानी कितना है? 739 है। कितनी है? 739 है, 739 है। ठीक है, कितनी है? 0.739 है। ठीक, 0.739 है। जबकि 2021 में कितनी थी? 0.735 थी। 2021 में कितनी थी? 0.735 थी। 2022 में ये कितना हो रहा है? 0.739 है। ठीक, 2022 में जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है वो 72 वर्ष थी। ठीक है, विश्व की अनुमानित, ठीक है, विश्व में जीवन प्रत्याशा कितनी है? 72 है। एचडीआर रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 72 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 72 है किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से। किससे? क्षमादान शक्तियों से है। ठीक है, जो क्षमादान है वो 5 प्रकार से राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं। वो 5 प्रकार का नाम बताना है आप लोगों को। हैंड रेज करिए, एक एक करके बताना है। हैंड रेज कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। जी नितिन बताओ, 5 है कि 4? रिप्राइव, हाँ सब बताना है। बताओ पूरा। रिप्राइव है, रेस्पाइट है, और सर हिमांशु सर आप बोलिए। सर एक क्षमा है, पार्डन, एक लघुकरण है, एक परिहार है, एक विराम है और एक प्रविलंबन है। प्रविलंबन, ठीक है। रमेश सर आप इसको क्लियर कीजिए सारा, एक एक लाइन में डिफाइन करते हुए। सर लघुकरण है और परिहार है, प्रविराम है, प्रविलंबन है और क्षमा है। नहीं, एक एक लाइन में आपको क्लियर करना है। लघुकरण क्या है, क्षमा क्या है? लघुकरण ये है किसी सेंटेंस को कम कर देना, जैसे मान लीजिए आजीवन कारावास से घटाकर 10 साल कर देना। ठीक है। विराम का मतलब है कोई सजा भी दी गई है, लेकिन उसके लिए कुछ समय के लिए उस पर विराम लगा दिए गए कि इतने दिन नहीं दी जाएगी, बाद में दी जाएगी। हाँ, रोक देना मतलब।
ठीक है। परिहार जो है वो है क्या कहते हैं कि सजा को मतलब हटा दिया गया, मतलब कम कर दिया गया, ठीक है। कुछ समय के लिए सर मैं बता रहा हूँ, एक सर मिनट, लघुकरण में शायद प्रकृति बदलती है, टाइम उसमें ड्यूरेशन परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना होता है, उसमें कुछ समय के लिए जी अवधि को कम किया जाता है परिहार में। रुक जाइए रिशु मैम, आप रमेश सर रुक जाइए, रिशु मैम आप क्लियर कीजिए पहले, तब कन्हैया सर बोलेंगे, रुक जाइए। सर सबसे पहले क्षमा होता है जिसमें कंप्लीटली उसको खत्म कर दिया जाता है, चाहे दंड हो या जो भी हो। लघुकरण होता है सर दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देता है। सपोज जैसे किसी को फांसी की सजा है तो उसको कठोर कारावास में बदल दिया जाए, आजीवन कारावास या कठोर कारावास में बदल देंगे, ठीक है। हाँ, फिर परिहार होता है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसके सजा की अवधि को कम कर देना। जैसे मान लीजिए उसको 5 साल का कठोर कारावास है तो उसको 2 या 3 साल में कर दिया जाए, सेम कठोर कारावास। सर फिर विराम होता है कि जो उसको सजा दी गई है वो किसी विशेष परिस्थिति में कम करना, सपोज वो प्रेग्नेंट है या विकलांगता कुछ हो गया तो। और सर प्रविलंबन होता है कि मैम सुनिए, ये जो विराम है, विराम और परिविलंबन में अंतर है कि परिविलंबन जो है ये विशेष परिस्थितियों में कम हाँ सर ठीक कह रही थी मैम कि विराम सही बता रही सर। रुक जाइए कन्हैया सर, स्टे है स्टे हिमांशु सर रुक जाइए, कन्हैया सर जो है हिमांशु सर, कन्हैया सर रुकिए, रिशु मैम आप क्लियर कीजिए। सर विराम यही होगा कि किसी विशेष परिस्थिति में सर सजा को कम किया जाता है, सजा मूल रूप में वही रहती है, बस कम कर दिया जाता है। और सर जो प्रविलंबन होता है वो दंड पे अस्थायी रोक लगाता है। सपोज दैट कोई चाहते कि वो राष्ट्रपति के समक्ष अपनी फांसी को रोकने के लिए अपील करे या कुछ करे तो वो होता है सर प्रविलंबन, अस्थायी रूप से रोक लगाना। चलिए तो क्लियर है ये सबका? अगर किसी को क्लियर ना हो तो एक बार हैंड रेज कीजिए, फिर से क्लियर किया जाए जिसको क्लियर ना हो प्लीज, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है, ठीक है। नीलमा मैम आपको पूछना है क्या अभी? नीलमा जी सर, ये विराम और प्रविलंबन एक बार थोड़ा फिर से क्लियर करते हैं। मैम क्लियर कीजिए रिशु मैम, फिर से एक बार बताइए। सब प्रविलंबन होता है कि किसी जो भी दंड उसको दिया गया है उस पे अस्थायी रूप से रोक लगाना। स्पेशली इसको जो फांसी की सजा होती है मृत्युदंड, उसमें बेसिकली ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। जिसे उसको राष्ट्रपति के समक्ष अपना एप्लीकेशन देना है तो उस पे रोक लगा दी जाएगी, जब तक उसका वहां से सुनवाई का रिजल्ट ना आ जाए तब तक उसकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी जाए। तो इस तरह से होता है, अब अस्थायी रूप से रोक लगाना। अब मैं बताता हूँ, देखिए सुनिए, जब अभी हाल फिलहाल में फांसी किसको हुई थी, जब 2001 में जो संसद पे हमले के जो क्या थे आरोपी थे, ठीक है, अफजल गुरु को और इस्माइल कसाब को ना, तो रात में कोर्ट खुली थी, रात में कोर्ट खुली थी ना सर। वो आई थिंक याकूब मेनन के लिए, याकूब मेनन वाला भी मैं केस ऐसे ही है, मतलब जो बता रहे हैं फांसी का, तो फांसी का एग्जांपल लेके हम करते हैं कि वहां पे यही था कि लास्ट टाइम तक मतलब ये था कि प्रविलंबन, यानी राष्ट्रपति कहे कि अब फांसी होगी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई चली गई, रात में कोर्ट खुली, उसके बाद फिर डेट क्लियर हुई, ठीक है। इस तरह से यानी प्रविलंबन में अस्थायी रूप से रोक लगेगा, लेकिन वो सजा उनको मिलेगी ही मिलेगी जैसे ही क्लियर हो जाएगा रास्ता, ठीक है नीलमा मैम? जी सर। चलिए ठीक है आगे। ये निश्चित नहीं सजा उसको मिलेगी। दरअसल जो रिशु मैम ने बताया कि उसको मतलब ये उसको क्षमा याचना के लिए समय देने के लिए, हाँ तो वही है, क्षमा याचना अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो जरूरी थोड़ी ना दंड मिलेगा। तो वही तो, अगर क्षमा मान लीजिए नहीं हुई तो दंड तो मिलेगा ही ना, वही तो दंड मिलेगा ही। हाँ वही, मतलब ये कहने का क्षमा अगर नहीं मिली तो इसीलिए था ना कि मतलब ये सबसे ज्यादा याकूब मेनन वाले केस में हुआ था क्या शायद, कि रात में कोर्ट खोली गई थी, प्रविलंबन है जैसे मान लीजिए, हाँ जी सर, वो याकूब मेनन केस ही था। जैसे राष्ट्रपति जो है देश के बाहर है तो अस्थायी रोक लगाई जाती है कि राष्ट्रपति आने तक उनको जो है वो अपना क्षमा याचना दे सके। जब राष्ट्रपति देश के बाहर हो, जब देश में आए तब वो अपनी दया याचिका लगा सके। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 72 ये चीज क्लियर कर लिए। जी सर विराम में जब मतलब रोक लगा दिया जाएगा, मतलब कुछ समय के लिए आपको रोक दिया गया, ठीक है। नहीं सर, विराम मतलब विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति मतलब कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी सजा कोई कम नहीं किया जाएगा, कोई बीमार या कोई अपंग हो गया है या मतलब कोई ग्रस्त हो गया है, ठीक, वही कोई विशेष परिस्थिति, मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री है
और वो गर्भ में बच्चा है, तो उसके लिए मतलब अगर वो उसे जेल में रखा गया, जेल में निरुद्ध रखा गया है, उसमें बच्चे का क्या दोष है, इसलिए विराम लगा देंगे, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर उन्हें वो सजा काटनी है। ठीक है सर? जी सर। जी सर बेसिकली मतलब विराम का मतलब ये हुआ कि थोड़े दिनों के लिए रोका जाएगा, उसके बाद वो जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म होगा तो सजा मिलनी ही मिलनी हाँ, है, मिलनी है ना? ये कोई निश्चित नहीं है। विराम में नेचर और जो ड्यूरेशन है दोनों कम हो सकता है, नेचर भी चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्थायी रूप से अपंग हो गया, ठीक, या कुछ ऐसी स्थिति आ गई जो जिसकी निरोग्यता को खत्म नहीं किया, डिसेबिलिटीज। हाँ, तो फिर तो क्या होगा, फिर तो लगातार मतलब हमेशा के लिए हो जाएगा वो। चलिए अभी मैं इससे रिलेटेड अभी आपको 1 से 1.5 पेज का या फिर पूरा शॉर्ट नोट एक भेज देता हूँ। ठीक है मैम? सभी लोगों को इसे पूरा एकदम क्लियर कर देंगे पूरे शॉर्ट नोट में। ठीक है? चलिए। सर जी मैम। सर वो जो बोल रहे हैं ना, मतलब कि गर्भावस्था में जो कोई लेडीज रहती है तो उसको एक दिन का रोक लगा देते हैं, तो मतलब मिनिमम कितने इयर्स तक रोक लगा सकते हैं? मैम उसकी कोई लिमिट नहीं है। देखिए ये तो राष्ट्रपति के ऊपर है, निर्भर करेगा कितना लगेगा, ये राष्ट्रपति के ऊपर सर कोई क्राइटेरिया होगा ना कि बच्चा इतना बड़ा हो उसके वक्त लगा सकते हैं? वो मैम देखिए, वो मैम देखिए 5 साल है कि बच्चा 5 साल का हो जाएगा तब उसको देखिए इस पे अब देखिए इस पे जब एक लोग भी आई थी सर। हाँ, एयरफोर्स का मूवी में दिखाया गया है सर। देखिए मैम मूवीज में क्या होता है ना, मूवी सुनिए मैं आपको क्लियर कर, मूवीज में क्या होता है, गीता पे शपथ लेते दिखाई देता है। ठीक है? रमेश सर आप बताइए, आप कोर्ट में है कि गीता पे कितने लोगों को शपथ दिलाते हैं, गीता की शपथ? सर गीता पे पहले गीता में शपथ लेना जरूरी था, अब जरूरी नहीं है। जो 1971 का एक्ट आया था बीच में, उसमें चेंज कर दिया बस गया। वही चीज है। अब मूवी में क्या दिखाता, आज भी दिखाता कि गीता पे हाथ रख के चलवाते हैं। ठीक है? तो वो चीजें मूवीज और उसको नहीं लेना, अभी मैं क्लियर कर दूंगा, उस पर डिबेट छोड़ दीजिए। अभी मैं डाल देता हूँ, एक शॉर्ट नोट डाल दूंगा पढ़ाने के बाद। चलिए सर ईयर का बस ईयर बता देना। ईयर कितने साल के लिए है वो? अगर मान लीजिए नहीं, अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो मैं कहाँ से बता दूंगा? तो नहीं बताना सर। जब नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, मतलब पूरा शॉर्ट नोट आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए आइए फिर देखिए। अच्छा ये बताइए, इनको हुआ है उदय भान करवरिया को, इनका क्या किया गया? इनका लवकरण किया गया था ना सर? अब छोड़िए, उस पर डिबेट नहीं करना है। अब क्या हुआ क्या है उसको छोड़िए, पहले हम लोग इसको करण पढ़े। उदय भान करवरिया हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है? चलिए सर ये मानव विकास रिपोर्ट से ना लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यूअस एक क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, पूरा सारी चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है? देखिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 72 ईयर है। विश्व में अनुमानित स्कूलिंग की जो अवधि है, ठीक है, अनुमानित स्कूलिंग की जो अवधि है वो 13 वर्ष है, और औसत स्कूलिंग अवधि जो है वो 8.7 है। ठीक है? औसत और अनुमानित दोनों याद रखिएगा। जो अनुमानित है वो कितना है? 13 वर्ष है, और औसत जो निकल के आ रही है, यानी एक 25 वर्ष का जो बालक है वो औसत कितने वर्ष गुजार रहा है? 8.7 कल बताया गया था राष्ट्रपति का अभिभाषण से जोड़ के 87। ठीक है? वैसे अभी कल एक रिपोर्ट भी पढ़ाया गया था, हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें 87 नंबर की रैंक थी। कौन बताएगा 87 नंबर की रैंक किस पे थी? कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट कुछ बताया गया था आप लोगों को, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, उसमें थी 87। ठीक है? ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट जो थी 87 थी, उसमें से 109 देशों में से। ठीक है? ग्लोबल स्किल्स स्वीट सोडा कोड याद आ रहा है? स्वीट सोडा 87/109, स्वीट सोडा 87/109, यही है? कंफर्म है सभी लोगों को? मतलब ऐसा तो नहीं है मैं बिना देखे बोल रहा हूँ तो गलत बोल दिया कुछ? चलिए मतलब कोड हमें भी याद हो गया है, पता चला कि हम आप लोगों को पढ़ा लें, हम ही को नहीं। चलिए तो 8.7 है, और प्रति व्यक्ति जो सकल आय है, सकल राष्ट्रीय आय जो है वो 17,254 यानी $17,254 है। कितनी है? $17,254 है। इसके बाद सर्वाधिक जो मूल्य के साथ स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड जो है सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला है। स्वीट ना आई हाँ चीन से डेन में, ऐसे बनाइए, स्वीट ना आई, स्वीट या स्वीटी बना सकते हैं, स्वीटी ना आई, स्वीटी ना आई हाँ चीन से
ठीक है। स्वीटी ना आई हाँ चीन से, स्वीटी ना आई हाँ चीन से, ठीक है। डेन स्वीडन, डे स्वीडन बना लीजिए, क्योंकि शायद अगर आपको याद हो तो 2021 में शायद ये पूछा था कि टॉप 10 वाला, इसी में पूछा था क्या, मानव विकास सूचकांक के टॉप 10 पूछा था, जो टॉप 10 में नहीं था, ऑस्ट्रेलिया वाला कुछ ऐसा करके क्वेश्चन। किसी को कोई याद है 2021 वाला, अगर किसी ने दिया हो तो? टॉप 5 पूछा था सर, टॉप 5 पूछा था कि मतलब कुछ था जैसे एक में था टॉप 10 में नहीं था, वो कुछ पूछा था कुछ ऐसा करके, ठीक है। मतलब 5 तो कोड मेरा था, लेकिन उसके आगे 6वां या 7वां पूछ के बैठा था, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि इनमें टॉप 5 में कौन सी कंट्री नहीं है। अच्छा, टॉप 5 में कौन सी कंट्री नहीं है। चलिए, तो स्वीटी ना आई हाँ चीन से, डेन स्वीडन, डेन स्वीडन याद रखिएगा, डेन और स्वीडन दोनों जो है 5वें नंबर पर है, और हांगकांग और चीन दोनों चौथे नंबर पर हैं। दो देश हैं चौथे और 5वें नंबर पर, ध्यान देने वाली बात है ये। दो देश है, हांगकांग और चीन चौथे नंबर पर है, उसके बाद 5वें नंबर पर डेनमार्क और स्वीडन है। और सबसे खराब नहीं सर, हांगकांग चीन का पार्ट है तो वही होगा सर। रिपोर्ट में हांगकांग को अलग रखा गया है, ठीक है। हांगकांग चीन SAR, ठीक है। हांगकांग चीन चौथे पे, डेनमार्क और स्वीडन 5वें नंबर पे, ठीक। वैसे हांगकांग को ना 1997 में शायद अलग किया था, क्या ब्रिटेन ने छोड़ा था चीन के साथ समझौता कर। हाँ, 1997 था, ठीक है। चलिए, तो मानव विकास की सबसे खराब दशा किसकी है? सूडान की है, साउथ सूडान, जिसकी राजधानी क्या है? जुबा है। सही है गलत? साउथ सूडान की राजधानी जुबा है, सही है गलत? जी अमन सर बताइए। गलत है सर। साउथ सूडान की राजधानी जुबा है, गलत है, तो सही क्या है? सही है सर आपका। राजधानी खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम है और साउथ सूडान की सुना था सर। अच्छा नहीं, साउथ सूडान की राजधानी जुबा है और सूडान की राजधानी खार्तूम है, ठीक है। हम इसीलिए कंफ्यूज भी करा दिए, देखे कौन मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, ठीक है। तो सुमो नाचा, सूम नाचा, ठीक है। स्वीटी ना आई हाँ चीन से, डेन स्वीडन, और जब नहीं आई तो सूम जो है नाचने लगा। सूम क्या हुआ? नाचने लगा। सूम मतलब समझते हैं क्या होता है? सूम कौन बताएगा? सोमालिया सूडान है सबसे खराब। सर सूडान जो सुनिए सोम सूम कर लीजिए, सोमा सूम नाचा, सॉरी वो छूट गया, सोडा मैं इधर नीचे आ गया था, सोमालिया। तो सोमा सूम नाचा बना लीजिए, सोमा सूम नाचा, सोमा सूम नाचा। सूम जानते किसे कहते हैं? कौन बताएगा? गांव की भाषा में कहते हैं सूम का धन शैतान खाए। कंजूस, हाँ, सूम का धन शैतान खाता है, ठीक है तो कंजूस, ठीक है। चलिए, तो स्वीटी ना आई हाँ चीन से, डेन स्वीडन, सोम नाचा, सोमा सूम नाचा, सोमा सूम नाचा। क्लियर है? सोमा सूम नाचा 1.5 पेज का तो यही दे के बैठा है पूरा SDI रैंकिंग। कोड बता दीजिए सर एक बार। स्वीटी ना आई हाँ चीन से, स्वीटी ना आई हाँ चीन से, डेन स्वीडन, स्वीटी ना आई हाँ चीन से, डेन स्वीडन, स्वीटी ना आई हाँ चीन से, डेन स्वीडन। फिर सोमा सूम नाचा। नितिन कुछ बोलना है क्या? सर ये जो चीन है, ये हांगकांग चीन ये एक साथ ही दिया होगा ना, क्योंकि स्विट्जरलैंड फर्स्ट हो गया, नॉर्वे सेकंड, आइसलैंड थर्ड, और हांगकांग चीन चौथा, और डेनमार्क और स्वीडन एक साथ है 5वें पे। हाँ, तो वही तो बता रहा है, हांगकांग चीन। सर वही हांगकांग चीन बता तो रहा हूँ सर, वही है। हांगकांग चीन तो दोनों एक ही मिला के पढ़ो। मान लो चीन दे दिया तो क्या करोगे? चौथे नंबर पे हांगकांग दे तो ठीक है, मान लो चीन दे दी तो क्या करेगी? ठीक है, हांगकांग चीन, तो हाथ से बस बना लीजिए, स्वीटी ना आई हाँ चीन से। अगर हांगकांग है तो हांगकांग लगाना, चीन है तो चीन लगा देना, अगर हांगकांग ऑप्शन में नहीं है तो। वैसे आयोग ऐसे गलती से बचेगा। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट में 1997 से मानव निर्भरता सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी किया जाता है। वर्ष 2010 में
वर्ष 2010 में क्या किया गया, इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोल दिया गया, MPI, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोल दिया गया। और UNDP के सहयोग से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। UNDP जो है ऑक्सफोर्ड के सहयोग से, किसके, ऑक्सफोर्ड के सहयोग से जारी करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक। अब इसमें किसी कुछ बोलना है क्या सर? किसी का माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कीजिए सभी लोग। चलिए ठीक है, तो UNDP और ऑक्सफोर्ड जारी करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। और भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2005 से 2006 की तुलना में 2019-20 में 2019-21 में घटकर आ गया है 0.069। कितना आ गया? 0.069। इसे याद रखिएगा। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितना है 2019-21 में? 2019-21 में आ गया 0.069, ठीक है। अभी भी भारत की 16.4 यानी 16.4% जो जनसंख्या बहुआयामी गरीबी की स्थिति में है, ठीक है। जो लैंगिक विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक के 3 आयामों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में लैंगिक असमता को दर्शाता है लैंगिक विकास सूचकांक। लैंगिक विकास सूचकांक भी शायद इसी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस वर्ष सर्वाधिक लैंगिक असमानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान किसका है? सॉरी, सर्वाधिक लैंगिक समानता कहाँ पे है? डेनमार्क में है। सर्वाधिक लैंगिक समानता कहाँ पर है? डेनमार्क में है। और उसके बाद नॉर्वे है दूसरे नंबर पर, स्वीडन नंबर 3 पे है। महिलाओं और पुरुषों की भी सर्वाधिक असमानता वाले देश जो है यमन, नाइजीरिया है, ठीक है, सोमालिया, चाड है। तो यमन ना सोचा, ठीक है। तो डेन ना सिट्टी के घर गया। डेन जो है लैंगिक असमानता, ऊपर लिखिए पहले, लैंगिक समानता डरिए, या लैंगिक विकास सूचकांक, क्योंकि यहाँ बीच में रहेगा तो भूल जाएगा। ऊपर डाल दीजिए लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक में डाल दीजिए आप लोग, हो जाएगा। डेन ना स्वीटी के घर गया। डेन ना स्वीटी के घर गया और यमन ना सोचा। डेन ना स्वीटी के घर गया और यमन ना सोचा, ठीक है, घर गया। और फिर डाल दीजिए यमन ना सोचा। यमन कुछ भी नहीं सोचा है, नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया जिसकी राजधानी है अबूजा, ठीक है। और फिर यमन है, सोमालिया है, चाड है, ठीक है। हिमांशु सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर इस पे क्रमशः याद करना है कि ऐसे बस खाली देशों के नाम याद? क्रम से सर, क्रम से तो बोला मैंने। क्रम इसलिए सर सिर्फ 1 2 3 पूछ लेता है, क्योंकि ये जो सूचकांक अभी सर बोल रहे थे ना कि इसमें से लगभग मतलब हर वर्ष एक बार एक पूछ रहा है, इसलिए इसको लगा रहा है, ठीक है। ये क्रम से ही पूरा है। अगर मान लीजिए एक बार मैं बताऊं 2016 का जो री एग्जाम हुआ था ना, असमानता वाला उसको भी बना दीजिए। इसका असमानता, आइसलैंड, नॉर्वे, ऊपर देखिए वो जो बॉक्स बना है STR कुछ रोचक तथ्य के नीचे। अच्छा, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में आइसलैंड, उसके बाद फिर असमानता समायोजित में, मतलब देख लो फिर असमानता समायोजित में मानव विकास सूचकांक जो है आइसलैंड है। इसके अलावा छोड़ दीजिए। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में जो है कौन है? आइसलैंड है, ठीक। और बनाना कोर्स तो बना लीजिए, आना दिन में, ठीक है, आना दिन में या आना डे, आइस ना डे भी बना सकते हैं ना सर? आइस ना डे बना दो। आइस ना डे, चलिए आज पूरा 2 घंटा इसी में चलाएगा। आईना डे भी हो सकता है सर। आईना डे जो बना लीजिए, आईना डे लिखिए। आईना डे ज्यादा आसान लग रहा है, आईना डे। सबसे अच्छा तो है आना डे में, रात में नहीं आना। आना डे, आईना मिरर हो जाएगा ना सर? आईना मिरर हो जाएगा, ठीक है, जैसे भी याद हो। असमानता आईना डे में, ठीक है, आईना डे में, आना डे में। चलिए आगे आ जाइए नीचे। भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक कितना है? 0.437 है, 0.437 है। आंकड़े को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आंकड़ा सारा याद नहीं करना है, ठीक है।
लैंगिक असमानता सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बस इसमें 3 आंकड़े आपको देखने हैं और जितने भी आंकड़े छोड़ दीजिएगा। अगर तक कंफ्यूज होना हो तो, कंफ्यूज से बचना है तो 3 आंकड़े इधर भारत वाला जोड़िएगा और जो विश्व के जो मानव विकास सूचकांक का है उसको देख लीजिएगा 0.739, ठीक है 0.739। 4 आंकड़े आपको देखने हैं, 0.739 देखने हैं, साथ में आपको देखना है इंडिया का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है 0.069 और 16.4 यानी 16.4 जो है जो अभी भी भारत में है, और जो लैंगिक असमानता में कितना है 0.437, कितना है 0.37 है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है कि आर्थिक दृष्टि से लंबी छलांग लगाने वाला देश भारत है, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है 108 है, कितनी है 108। 2022, ये 22 क्यों दे रहा है यहाँ पे, 2022 से संबंधित ही है, ठीक है। चलिए तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी 8 है, 108 है, 108 है, ठीक है। 108वां संविधान संशोधन, 108वां संविधान संशोधन तो हुआ ही नहीं है। 108वां अनुच्छेद, 108वां अनुच्छेद किसको बताता है, संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, हाँ ठीक है। 108वां अनुच्छेद जो है ज्वाइंट सीटिंग की बात करता है। ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता वंशिता में बताइए, रुक जाइए रमेश। स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा मान लीजिए स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो कौन करेगा, हिमांशु सर, जिसका नाम लोगे उसको बताएंगे, रुक जाइए हिमांशु सर। स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर अनुपस्थित तो कौन करेगा सर? डिप्टी स्पीकर करेगा। डिप्टी स्पीकर अगर अनुपस्थित है तो कौन करेगा प्रदीप सर? सर राज्यसभा का उपसभापति। वेरी गुड, यही ध्यान देना है, राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ना कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति। क्यों नहीं कर सकता आप बताएंगे संदीप सर, ये क्यों नहीं कर सकते उपराष्ट्रपति, संदीप सर बताएंगे। विवेक सर आप बताइए। सर संसद का सदस्य नहीं होता है। हाँ वो संसद का यानी उस पार्लियामेंट का, उस भाग का, उस हाउस का सदस्य नहीं है, उस हाउस का सदस्य नहीं है, इसलिए वो भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नीचे। आर्थिक दृष्टि से लंबी छलांग लगाने वाला देश भारत है। संदीप सर कुछ सर अगर एक्सक्यूज मी सर, अगर उपसभापति भी नहीं हो तो फिर वो राष्ट्रपति राष्ट्रपति किसी को नामित कर दे, ठीक है, जिसको चाहे उसको, तब भैया बल्ले बल्ले है राष्ट्रपति की ठीक है। चलिए आ जाइए। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 134, कितनी है 134 है, ठीक है 134 है। कितने देशों में से 193 देशों में से, कितने देशों में से 193। तो SDI स्वीटी सोचा, अगर कोड एक लाइन वाला बनाना हो तो HDI स्वीटी सोच सोमा 134/193, एक लाइन वाला कोड बना सकते हैं। स्वीटी सोचा स्वीटी सोमा 134/193 क्लियर है? सर एक बार और कर दे। स्वीटी सोमा 134/193 स्वीटी सोमा 134/193, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के SDI औसत मूल्य में 1.2% की वृद्धि के कोई मतलब नहीं है। जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है 67.7 है, ये कई वर्षों से लगातार बनी हुई है। ये हमको लगता है 3-4 वर्षों से यही देख रहे हैं 67.7 है, ठीक है। और औसत जो भारत में औसत जो युवा है 6.6 वर्ष बिताए हुए हैं स्कूल में, और अनुमानित जो है वो 12.6 है, ठीक है। प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है 6,991 यानी 6,951 है, $6,951 है, ठीक है। इसके अलावा 2022 में प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 154 देशों की सूची में यूनाइटेड किंगडम शीर्ष पे है, ठीक है। गजब का आ रहा है भाई इंडेक्स। 2022 में ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक प्लेनेटरी
प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पर है 154 देशों में। ठीक है, मतलब ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, और इसमें यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पर है 154 देशों के सूचकांक में, और भारत की जो स्कोर है वो कितना है 0.625 है। कितना है 0.625 है बस। आ जाइए अब नीचे। देखिए अब इसी में दे रहा है भारत के मानव विकास सूचकांक मूल्य की तुलना में लगभग 3% की कमी हुई है, जबकि मानव विकास सूचकांक रैंक में 7 स्थानों की वृद्धि दर्ज की गई है। 7 स्थानों की वृद्धि दर्ज की गई है, अर्थात 2021 में भारत की रैंक कितनी थी? 2021 में भारत की रैंक कितनी थी? 141 थी क्या शायद? 141 ना, यही होगी 2021 में। चलिए आ जाइए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023। जी शुभम सर कुछ बोलना है क्या? शुभम सर कुछ बोलना है? जी सर, जी सर, जी सर, जी बोलिए सर। ये पूछ देता है, पिछले 1-2 साल का भी रैंकिंग पूछ देता है सर, वो भी बता दीजिए। सर जो पूछेगा हम जो 60 नोट जब देंगे 1 पेज वाला, उसी में लिख देंगे 7 या 6 या 7 का आपको इंपॉर्टेंट याद करके चलना है। जैसे एसडीआई का है, ठीक है, और उसके बाद फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का है, ठीक, और प्रसन्नता सूचकांक का है, और ऐसे ही सतत विकास लक्ष्य का है। तो मतलब मुश्किल से सारे का पढ़ के नहीं जाना है, बस 4 या 5 देंगे वही पढ़ के जाना है। अगर पूछेगा तो उसी में होश होगा, और नहीं तो सबका गलत होगा। बस मेरा सही रहेगा तब भी, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। मेरा तब भी सही रहेगा क्योंकि मैंने पिछले बार वाली भी रटी है, तो ऐसा अगर आ जाए तो मेरा तब भी सही रहेगा, लेकिन आप लोगों का भी सही करा देंगे, इतना वादा है कि मतलब कॉन्फिडेंस है कि हो सकता है उसी में से वही लगभग रिपीट करता है अगर पीछे वाले जाते हैं तो। आइए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के, ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया। यहाँ से प्रश्न एक देखने को मिलेगा, यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ये 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण? 5वां है। कौन सा संस्करण है ये? 5वां है, ठीक है। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में देखिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आया था वर्ष 2001 में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2001 में, ठीक है। और यह प्रवर्तन में कब आया? ठीक है, इसे इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की गई है? वर्ष 2002 में। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 2002 में 1 मार्च को। और किस अधिनियम के तहत? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत, ठीक है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के 22वें स्थापना दिवस के समारोह का विषय क्या था? भारत में विद्युतीकरण, डीकार्बोनाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन। भारत में विद्युतीकरण और डीकार्बोनाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। ये पहला तो याद रखिएगा, 22वें स्थापना दिवस का मुख्य विषय क्या था? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का जो स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया। ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, ये इसको किनारे करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न वहां पर हम लोगों को नहीं देखने को मिला था, ठीक है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का जो 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया। और इसकी जो थीम थी वो क्या रखा गया है? थीम क्या है? भारत में विद्युतीकरण, डीकार्बोनाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। और इसमें 4 श्रेणियां बांटी गई हैं। वर्ष 2023 में 4 श्रेणियां हैं। कौन-कौन है? फ्रंट रनर है, अचीवर्स है, कंटेंडर है और फिर एस्पिरेंट है, ठीक। कंटेंडर है और फिर एस्पिरेंट है। प्रश्न इससे भी बन सकता है कि जो ये पॉइंट वाला दिया है फ्रंट रनर में मोर देन 60 होना चाहिए, इक्वल टू या फिर मोर देन 60 होना चाहिए। अचीवर्स के लिए कितना है? 50 से लेके 59.75 है। अचीवर्स के लिए कितना है? 50 से लेके 59.75 है। और कंटेंडर में 30 से लेके 49.75 है, 49.75 है। और जो ये है एस्पिरेंट में ये 30 है। कितना? एस्पिरेंट में बिलो द 30, बिलो 30 है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, दिया है कि प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं? कर्नाटक है समूह 1 में, ठीक है। देखिए 4 समूहों में बांटा गया है। कितने समूह में बांटा गया है? 4 समूह में बांटा गया है, जिसमें
समूह 1 में कौन है? कर्नाटक। समूह 2 में आंध्र प्रदेश। समूह 3 में है असम। समूह 4 में कौन है? चंडीगढ़ है। कौन है? समूह 4 में कौन है? चंडीगढ़ है। अब पहले तो बना लीजिए का कि ए करना आधा असचंडी, करना आधा असचंडी, या फिर कर आधा असचंडी को ऐसे बनाइए, कर आधा असचंडी को, कर आधा असचंडी को। जो 4 समूह बांटे गए हैं ऊर्जा खपत के आधार पर, ऊर्जा खपत के आधार पर, अंतिम ऊर्जा खपत के आधार पर जो 4 समूह बांटे गए हैं, ठीक है। तो समूह 1 में कर्नाटक है, समूह 2 में आंध्र प्रदेश है, समूह 3 में असम है, समूह 4 में कौन है? चंडीगढ़, ठीक है। और समग्र स्कोर में कर्नाटक जो है शीर्ष स्थान है। कर्नाटक का क्या है? शीर्ष स्थान है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, ये भी ध्यान देना है। समग्र स्कोर में आप अगर इस करना आधा असचंडी बनाते हैं कोण, तो आपका 2 प्रश्न हल होगा कि समग्र स्कोर पूछे तो कौन है? कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। समूह 1, 2, 3, 4 पूछेगा तो भी आपका हो जाएगा कर आधा असचंडी को, कर आधा असचंडी को, ठीक है। अब इसमें देखिए कि 15 राज्यों में, ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता, राज्य दक्षता सूचकांक 2023 में 15 राज्यों ने अपनी जो 2021-22 की तुलना में अपने स्कोर में सुधार किया। कितने राज्यों ने सुधार दर्ज किया है? 15 राज्यों ने। ये आप ठीक उसी प्रकार के प्रश्न का अनुमान कर सकते हैं जिस तरह से 2021 के मेंस में प्रश्न आया था कि कितने परसेंट कितने राज्य हैं जहां पर 33% से अधिक वनावरण है। ये प्रश्न आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? कितने लोगों को ये वाला प्रश्न याद है? ठीक उसी जैसा ये प्रश्न बन सकता है कि कितने राज्यों ने अपने अंकों में सुधार किया। कितने राज्यों ने अपने अंकों में सुधार किया है? तो 15 राज्यों ने किया, ठीक है। यानी कितने राज्यों ने फिर सुधार नहीं किया है? कितने राज्यों ने नहीं किया है? कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। कितने राज्यों ने नहीं किया सुधार? नितिन बताओ कितने राज्य हैं? 28 है, 28 में से 15 हटा देंगे तो 13। कितने बचे? 13, ठीक है। अब मैं यही जानना चाह रहा था कि राज्य को आपने केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं जोड़ लिया, 35 घटा के 20 कर देंगे। ठीक है, ये भी ध्यान देना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दे रहा है या फिर सिर्फ राज्य दे रहा है, ठीक। चलिए उसके बाद देखेंगे 4 राज्यों में, जो 4 राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा 10 अंकों से अधिक का सुधार दर्ज किए हैं, ठीक है। गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा 10 अंकों से अधिक का सुधार दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र और हरियाणा ने लगभग 18.5 और 17 मतलब क्रमशः महाराष्ट्र ने 18.5 का और 17 अंक का सुधार किसने दर्ज किया है? हरियाणा ने, ठीक है। उसके बाद समूह 1 में आपने बता ही दिया शीर्ष प्रदर्शन, इसको छोड़ दीजिए। समूह 1, 2, 3, 4 हो ही चुका है ना। करना आधा असचंडी, करना आधा असचंडी, करना आधा असचंडी है, ठीक है। करना आधा असचंडी। आगे बढ़े हम, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। जी जी सर, समूह 1 में यूपी भी है सर, नीचे देखिए सर। यूपी चौथे पे है समूह 1 में। अभी रुकिए तो पहले करना आधा असचंडी, अभी तो आगे बढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो अगर समूह 1 में देखें, हाँ ये भी पकड़ लीजिए कि यूपी किसमें? समूह 1 पे है। यूपी किसमें? समूह 1 पे है। बस इतना कर लीजिए इसमें, यूपी किसमें? समूह 1 में है, ठीक है। यूपी किसमें? समूह 1 में है, ठीक। चलिए ओके, थैंक यू सर। नितिन सचिन सर, समूह 1 में उत्तर प्रदेश है और उसके भारत ने COP 26 में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की जो एमिशन इंटेंसिटी को वर्ष 2005 के स्तर से 45% कम करने का लक्ष्य रखा हुआ है, ठीक है। 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है, जिसे सतत परिवहन इस लक्ष्य में प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा की गई कई पहलें हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV को आर्थिक विकास और निर्यात के असंभावित स्रोत को बनाता है, ठीक है। यानी आप देख ही रहे कि इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स जो व्हीकल है, चाहे वो टाटा की टियागो आई थी ना, टाटा की टियागो जो थी इलेक्ट्रिक कार, क्या नाम है उसका? पहले आई थी नेक्सॉन। नेक्सॉन। और टाटा की जो मतलब IPL की ब्रांड एम्बेसडर में थी, क्या नाम है उसका? टाटा का देखो नाम नहीं याद आ रहा है, छोड़ो। जैसे रणदीप सर बोलिए। नहीं, पंच EV है। अच्छा नहीं, IPL का ये प्रायोजक थी, मतलब मुझे जहां तक याद आ रहा है कि IPL के मेन प्रायोजक में थी वो कार।
उस कार को हर जगह दिखाते थे और शायद एक आध बार छक्का जो मारा गया था ना, वो सीधे उस पे गिर भी जाके गया था, शीशा उसा फूट गया था। टाटा टियागो है, टाटा पंच टीवी थी सर, टाटा पंची थी सर, टाटा पंच थी। चलो टियागो सर पिछले साल। नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं कि आईपीएल की प्रायोजक वाली जो थी टियागो थी शायद, अभी इस साल का नहीं बोला मैंने, टाटा की, ठीक है। मतलब अब हर जो कंपनियां हैं लगभग ईवी के क्षेत्र में उतरना शुरू कर दी हैं और आने वाले 2030 तक, यानी 2030 के बाद जो है सड़कों पर जो है ईवी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। सड़कों पर ईवी की संख्या जो है बहुत तेजी से ग्रोथ रेट आ जाएगी जब चार्जिंग स्टेशन। जी निधि मैम बोलिए। सर 23 में टियागो थी और 24 में पंच थी। अच्छा 24 में पंच है, ठीक है। तो वही टियागो मुझे इससे याद रखा है आईपीएल में ये प्रायोजक थी आईपीएल की, ठीक है। उसमें प्रचार होता है आईपीएल में, बहुत ज्यादा इसका प्रचार होता है आईपीएल में, ठीक है। चलिए, तो विगत भारत समग्र ऊर्जा खपत में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 14% है। कितनी है? 14% है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, आगे आ जाइए, आगे आइए। मतलब राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक समझ में आ गया कि नहीं? संदीप सर कुछ पूछना है क्या? चलिए नहीं सर, चलिए ठीक है, सबको क्लियर है कि नहीं है? ये डाटा ना यही 4 पे सबसे, जी सचिन सर बोलिए। सचिन सर कुछ बोलना क्या? ये 4 पे जो 6 पेज है डाटा के ना, बहुत, जी बोलिए बोलिए, नहीं पूछना है, ठीक है। 4 पेज जो 6 पेज होते हैं डाटा वाले ना, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, ये बहुत खतरनाक, ठीक है। और आता है एक प्रश्न खाली, 1 से 2 प्रश्न आएगा इसमें से ना। चलिए ग्लोबल 500, तो ग्लोबल 500 जो सूचकांक सूची है, कंपनियों की सूची है, ग्लोबल 500 में कौन है? एप्पल नंबर 1 पे है। कौन है? एप्पल नंबर 1 पे है, ठीक है। सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? एप्पल है। सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? एप्पल है, ठीक है। ग्लोबल 500 में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? एप्पल है, ठीक। इंडिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? ये दिया नहीं नितिन, डालो कौन सा है, देख लो एक बार जल्दी से, विशु मैम या नितिन जो भी, जल्दी से देख लें, ठीक है। तो ग्लोबल 500 में एप्पल जो है, रिलायंस होगा, रिलायंस देख लेते हैं, टाटा और रिलायंस, टाटा ही हो, आप जो भी है सर अनुमान रुक जाइए। सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस है लगातार दूसरे वर्ष। अच्छा ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है कहाँ जी? जो ये ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विस वाले में, ये तो आईटी का है, आईटी का है सर, कहाँ उसमें जा रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल 500 में ए टाटा कर दीजिए, ग्लोबल 500 ए टाटा, ग्लोबल 500 ए टाटा, ग्लोबल 500 ए टाटा। नोट बंद हो गई है, ग्लोबल 500 की जो नोट है बंद हो गई है, ठीक है। ए टाटा ब्रांड फाइनेंस आईटी, रिलायंस है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड टॉप पे सर, रिलायंस है पर सेकंड पे टीसीएस है। हाँ जी, रिलायंस है इसमें ना, चेंज हुआ है। एक बार क्लियर कर लो पूरा देख के, अभी कंफ्यूजन हो गया फिर। जी अमन सर बोलिए बोलिए। रिलायंस ही है, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा था, इसीलिए पूछ रहे हैं, ये आरओ वाले में, आरओ में आया हुआ था, आरओ में में देखा तो उसमें इस समय भी रिलायंस ही है। अच्छा तो ए रीटा बना लीजिए फिर, ग्लोबल 500 ए रीटा, मार्गरीटा है ना, मार्गरीटा शायद वाइन की वही ब्रांड, क्या मार्गरीटा या कुछ है, रीटा करके आता तो ए रीटा, ठीक। ग्लोबल 500 ए रीटा। चलिए ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज, ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज में, ठीक है, टीसीएस जो है दूसरी सबसे मूल्यवान, ठीक है, दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है। नंबर 1 पे कौन है? एक्सचेंजर है। कौन है? एक्सचेंजर है। विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा है? एक्सचेंजर है। कौन है? एक्सचेंजर, एक्सचेंजर, ठीक है। एक्सचेंजर विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है एक्सचेंजर। और विश्व का सबसे, भारत का जो है टीसीएस है। भारत का कौन है? टीसीएस है, ठीक है। भारत का कौन है? टीसीएस है। बस आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स विश्व के 100, इसमें ना एक्सक्यूज मी सर, इसमें जो खाद्य ब्रांड है उसमें अमूल भी है टॉप में, खाद्य ब्रांड में जी। तो लिख लीजिए अमूल। इसमें दिया है कि नहीं दिया है? इसमें नहीं दिया है ना,
नहीं दिया है तो अमूल डाल दीजिए। खाद्य ब्रांड में अमूल दूध, अमूल दूध, ठीक है, अमूल दूध आता है, अमूल घी आता है, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। चलिए तो फोर्ब्स में आ जाइए। फोर्ब्स जो है 5 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था 100 शक्तिशाली महिलाओं में। और इस सूची में जी रोहित सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये आईटी सर्विसेज में खाद्य ब्रांड कैसे दिखा रहा है इस अखबार में? हम लोग ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज पर जी संदीप सर आप इसी से बोल रहे हैं, फिर कोई दूसरा बोल रहे थे? संदीप सर बोल रहे थे क्या आप? संदीप सर बोल रहे थे ना? सर मैंने यही पढ़ा था कहीं ना, खाद्य का अमूल में ब्रांड सबसे वर्ल्ड में बेस्ट ब्रांड। नहीं आप आईटी से मत जोड़िए ना इसको। अच्छा सर ब्रांड फाइनेंस में, हाँ ब्रांड फाइनेंस हो सकता हो, अमूल हो, ठीक है, खाद्यान्न ब्रांड में, ब्रांड फाइनेंस में, बट आईटी आएगा तो फिर आईटी सही पकड़ा आपने रोहित सर, थैंक यू। मुझे भी कंफ्यूज हो गया कि आईटी तो मैं ध्यान देने, ब्रांड फाइनेंस में देख के चला गया आगे, ठीक है। आईटी में क्या लिखे थे? क्या हम तो उसी में लिखे हैं ग्लोबल 500 में। ग्लोबल 500 में लिख दिया क्या अमूल को? हाँ तो उसमें तो लिखेंगे ना ब्रांड फाइनेंस में। नहीं ये ग्लोबल 500 दूसरा है, ब्रांड फाइनेंस दूसरा है, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा तो ग्लोबल 500 जारी किया गया है। देखिए ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ग्लोबल 500 जारी किया गया है, ब्रांड फाइनेंस की आईटी सर्विसेज में दूसरा है, आईटी सर्विस के लिए दूसरा जारी हुआ है। और आईटी तो आईटी का केवल होगा, उसमें हाँ, दूसरी चीजें नहीं शामिल होंगी। हाँ, जहाँ ब्रांड फाइनेंस उसमें सब शामिल होंगे। हाँ तो हो सकता है इसी में ग्लोबल 500 वाले में ही अमूल ग्लोबल 500 में, ये ग्लोबल 500 में ही है सर। चलिए ठीक है फिर अमूल। नितिन एक बार डाल के चेक कर लो तब तक। रोहित सर बोलिए। सर ये देख रहा हूँ 21 अगस्त का न्यूज दिखा रहा है 2024 का कि दुनिया के टॉप 10 फूड ब्रांड्स में भारत के 2 ब्रांड हुए शामिल। इसमें से एक जो है वो वही अमूल है। जी सर उसमें नंबर 1 पे अमूल है। और दूसरा जी अमूल है, बाजी दूसरा सर दिखा रहा हूँ। चलिए ठीक है, चलिए देख लीजिएगा तब तक आगे बढ़ते। जी बोलिए। चलिए ठीक है, देख के बताइएगा तब तक आगे बढ़ते हैं। फोर्स विश्व 100 महिलाओं की सूची में उलेगा हैरिस का, ठीक है, सीना क्या जगह सीना सोम, ठीक है, उलेगा हैरी, ठीक है, उलेगा हैरी सीना सोम, बना लीजिए इसका कोड सीना सोम, उलेगा हैरी सीना सोम, ठीक है, उलेगा हैरी सीना सोम। सभी का क्लियर है ये? उलेगा हैरी सीना सोम। चलिए ठीक है, उलेगा हैरी। अब देखिए क्लियर कर देते हैं। उर्सुला वान डेर लियन जो है जर्मनी की, ये जो है 100 शक्तिशाली महिलाओं में नंबर 1 पर है। और उसके बाद ठीक है निर्मला सीतारमण भारत से सर्वाधिक शक्तिशाली महिला है। सबसे कम उम्र की जो महिला है टेलर स्विफ्ट है। सबसे कम उम्र की महिला कौन है? टेलर स्विफ्ट है। और सबसे अधिक उम्र की महिला कौन है? फाकनर है। कौन है? फाकनर, ठीक है जी। रोहित सर मिल गया आपको? जी सर, एक जो है अमूल है और दूसरा ब्रिटानिया है भारत का। ब्रिटानिया? जी चलिए ठीक है, अमूल और ब्रिटानिया। खाद्य ब्रांड। जी सर, रिपोर्ट कौन सी है? रिपोर्ट भी बता दीजिएगा एक बार, किस रिपोर्ट में है? सर ये ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की गई ग्लोबल 500 रिपोर्ट्स में भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा ग्रुप फर्स्ट है, सेकंड इंफोसिस है, थर्ड एचडीएफसी है, फोर्थ एलआईसी है, फिफ्थ रिलायंस है। और इसी में वैश्विक स्तर पर जो आपका एक्सचेंजर रहेगा 26 अरब डॉलर करोड़ के साथ, और इसमें खाद्य ब्रांड रहेगा अमूल 2024। ये ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट है। चलिए ठीक है फिर 500। नहीं सर ये ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट है सर। आप दूसरा बता रहे हैं सर और संदीप सर दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। जी सर, संदीप सर दूसरा बता रहा है।
अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ कि 2024 की जो ब्रांड फाइनेंस है इसका फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट है, इसमें भारत की 2 कंपनियों ने शामिल किया है, इस तरीके से ये बता रहा हूँ उसमें। चलिए, आप जो बता रहे हैं फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट है और संदीप सर जो बता रहे हैं ग्लोबल 500 की, ठीक है। चलिए, क्लियर है सभी को? सभी का क्लियर है? किसी का क्लियर नहीं है तो पूछ सकता है। चलिए ठीक है, आ जाइए। फोर्ब्स 100 में उर्सुला वार्ड एंड लियो नंबर 1 पर है। टेलर स्विफ्ट सबसे युवा है, टेलर स्विफ्ट सबसे युवा है और सबसे बुजुर्ग कौन है? फाकनर है, ठीक है। तो ऊ लेगा हैरी सीना सोम, ठीक है, फाटे। ऊ लेगा हैरी सीना सोम फाटे, ऐसे बना सकते हैं, फाटे। ऊ लेगा हैरी, ऊ फिर लेगा फिर हैरी, ऊ लेगा हैरी सीना सोम फाटे, सीना सोम फाटे, ऊ लेगा हैरी सीना सोम फाटे। जी सनाया मैम बोलिए। सॉरी सर, ये ग्लोबल 500 प्लीज डिफाइन कर देंगे क्या आप मुझे? उसका वो मतलब 500 का मतलब मैम ग्लोबल 500 कंपनी है, दुनिया की 500 कंपनियों की सूची, ठीक है। 500, ठीक है, 500 500 में से 1 2 3 रखा गया है। आ जाइए पेज नंबर 140 पे आप सभी लोग, पेज नंबर 140 पे। सर ये कोड चलो समय एक बार क्लियर कर दीजिए। ये लास्ट में सोमा के बाद क्या होता है? सीना सोम फाटे। फाकनर जो है सबसे ये क्या है? फाटे जो है, फाकनर जो है सबसे वृद्ध है, ठीक है। और सबसे युवा में है टेलर, सबसे युवा में कौन है? टेलर है। क्लियर है? ऊ लेगा हैरी सीना सोम फाटे। किसी को दिक्कत हो तो फिर से पूछ लीजिए अभी, ठीक है। अब जो है, जो सर का दर्द है वो खत्म हुआ है, ठीक। अब ठीक ठाक चलेगा काम। आइए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 20 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 20 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। भारत के द्वारा प्रस्ताव दिया गया, तो भारत के द्वारा प्रस्ताव है, ठीक है। एक सदस्य बनने के भारत के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, भारत इसका सदस्य बन गया है और इसमें 3 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? निकारागुआ है, इस्वातिनी और सोमालिया है, ठीक है। तो सोनी भाई, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में सोनी भाई बना लीजिए भाई, ये तो हमको बढ़िया बन गया। इंटरनेशनल बिग में सोनी भाई है, सोनी भाई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कितने हैं? सोनी भाई है। और इसको लॉन्च किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही, ठीक। इसको लॉन्च किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही लॉन्च किया था। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? भारत में होगा। मुख्यालय कहाँ है? भारत में होगा। और 2023 से लेकर 2028 तक लगभग 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी जा रही है 5 वर्षों में। यानी 5 वर्ष की अवधि के लिए कितना दे रहा है? 150 करोड़ रुपए। 5 वर्ष की अवधि के लिए कितना है? 150 करोड़ रुपए है। उसके बाद 7 मुख्य बिग कैट को शामिल किया गया। 7 मुख्य बिग कैट कौन से हैं? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है और चीता है, ठीक है। 7 कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता। 7 बिग कैट में से 5 बिग कैट जो है भारत में पाए जा रहे हैं। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता। कौन से 2 नहीं पाए जा रहे हैं? जगुआर नहीं पाया जा रहा और प्यूमा नहीं पाया जा रहा है। कौन नहीं पाया जा रहा है? जगुआर और प्यूमा। जगुआर और प्यूमा 2 नहीं पाए जा रहे, जबकि 5 जो है भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। भारत के 2 नए रामसर स्थल शामिल हुए। कौन कौन से? भारत में जो 2 नए रामसर स्थल जगुआर कहाँ मिलता है? जगुआर एक बार गूगल पे डाल लीजिए, हमको लगता है कि अफ्रीका में होगा, शायद अफ्रीका में या फिर अफ्रीका में नहीं है सर। जगुआर दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका, साउथ दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका। चलिए जी, नीलमा में बोलिए। सर मैक्सिको और अर्जेंटीना। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? देखिए, बिल्ली प्रजाति की 7 जो प्रमुख जातियां हैं, बिल्ली प्रजाति की जो 7 प्रमुख जातियां हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, चीता, प्यूमा, ठीक है। उनको संरक्षित करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक अलायंस बनाया गया है भारत के द्वारा एक लॉन्च किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आप समझ में आया मैम बिग कैट क्या है?
मतलब बिल्ली प्रजाति की जो 7 बड़ी प्रजातियां हैं उनको, जैसे बिल्ली है ना, तो बिल्ली भी माना जाता है कि शेर के जैसा, आप देखते होंगे ना शेर के जैसा उसका थोड़ा सा मतलब रहता है, रात में देखने तो डरने क्या बाघ की जैसी बिल्ली रहती है। हाँ वही बाघ के जैसा, तो इसीलिए तो बिग कैट ये बड़ी बिल्ली है, ठीक है, बिग कैट यानी जो बाघ होग है ना, ये बड़ी बिल्ली मानी जाती है, ठीक है, निर्माण क्लियर है ये। तो ये एक अलायंस बनाया भारत ने 4 देशों के, ये 4 लोगों ने, यानी सोनी भाई, कोड क्या है, सोनी भाई है, कौन कौन से हैं सोनी भाई में, निकारागुआ है, सोमालिया और इस्वातिनी है, ठीक है। अश्विनी सर आप कुछ हैंड रेज किए तो बोलने के लिए क्या सर, अश्विनी सर। सर वो इस बार जो अक्टूबर में ब्रिक्स समिट हुआ था, उसमें इस बिग कैट अलायंस को ब्रिक्स देशों ने मान्यता दे दी है। अच्छा, ब्रिक्स देशों ने भी मान्यता दे दी, और अच्छी बात है। चलिए एक और ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनने जा रही है जिसका मुख्यालय जो है भारत में होगा। इससे पहले ISA और फिर CDRI भी था, ठीक है, और फिर एक और अंतरराष्ट्रीय संस्था हो जाएगी इंटरनेशनल बिग कैट, ठीक है। चलिए आज ये 2 नए रामसर स्थल शामिल होते हैं, ठीक है, भारत में 2 नए रामसर स्थल और नीचे दे रहा है 3 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, ठीक है। एक क्या है, नंजरायन, कौन सा है, नंजरायन पक्षी अभयारण्य है, और एक है काजू वैली, कौन सा है, काजू वैली, ठीक है, काजू वैली, 3 को शामिल किया गया, नीचे देखिए 3 दिया, ऊपर 2 दे रहा है, ठीक। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई अगस्त 2024 तक, अगस्त 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गई 85। रामसर ईरान में एक जगह है, 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, 1975 से यह लागू है, और भारत इसका पक्षकार कब से बना है, 1982 से। जी निधि मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये जो तवा वाला है ये MP में है, ये भी 2024 में ऐड हुआ है, इसलिए इसको दिया है। नहीं तो नीचे देखिए दिया है ना, नीचे मतलब 2 एक साथ हुए, हमको लग रहा है तवा पहले हो गया होगा, लेकिन एक साथ देना भारत की 3 नई आर्द्रभूमि, नहीं मतलब ये तो अभी हुए हैं, हाँ और ये जनवरी में ही हुआ है। चलिए तो रामसर सम्मेलन जो था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, 1975 से यह लागू है, 1982 से भारत इसका क्या बना था, पक्षकार बन गया था, ठीक है, 1982 से, ठीक। और भारत में कुल 85 आर्द्रभूमियां कितनी है, 85 आर्द्रभूमियां है, कितनी है, 85 है, ठीक है। और सर्वाधिक जो आर्द्रभूमि है तमिलनाडु का है, सर्वाधिक आर्द्रभूमि कहाँ का है, तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का कितना है, 10 है, सर्वाधिक आर्द्रभूमि कहाँ का है, तमिलनाडु का है, और उत्तर प्रदेश का कितना है, 10 है, उत्तर प्रदेश का कितना है, 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे 18 दिया है, अगर आप लोग कहिए तो 18 का कोड बता दें, अन्यथा फिर कुछ महत्वपूर्ण को देख के आगे बढ़ जाए। नंजरायन और काजू वैली, ठीक है। देखिए 18 याद कर रहा, मुझे 14 तो याद थे, ठीक है, 4 जो बाद में बढ़े हैं उन्हीं को मुझे याद करना होगा, मुझे 14 तो याद थे, ठीक है। क्या सर, कोड बता दीजिए, कोड बता दें, बता दीजिए। आप लोग याद नहीं कर पाएंगे सर, 14 का है, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। लास्ट वाला जो नया है वो बता दीजिए, 24 में जो है, 24 में सर नंजरायन और काजू वैली है, नंजरायन काजू के बाद पहले भी आया है 2023 और 24 का अगर आप कराई बेटी, ठीक है, तो कलाकान बना सकते, ठीक है, या लाख कान बना लीजिए, लाख कान, कान जो है ना लाख हो गया है, लाख कान, ठीक है। नितिन कोड याद है तुमको जो बताए थे पीछे? यस सर। सुचित्रा बडू कांजी ऊ मनावे बेबे को तमिल पप्पी करी पॉइंट पर। यस सर, सुचित्रा बडू कांजी उदय मनावे बेबे को तमिल पप्पी करी पॉइंट पर। लाख कान, ठीक है। इसे जोड़ देना था, तो लिखा था कि नहीं आप लोगों को, या बता दिए? आप लोग अगर चाहिए तो लिखा दें, नहीं तो फिर लिखवा दें, ठीक है। लिख इसलिए लीजिए ना कि अगर मैच द फॉलोइंग से कोई एक बीच से उठा देगा मैच कराने के लिए, या फिर एक कोई बीच से पूछ लेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कल तो हो सकता है। लिख लीजिए, आसान है। सुचित्रा लिखिए पहले, सुचित्रा पहले कोड लिखिए, मैं भी डिफाइन करा देता हूँ, नीचे कहां से खाली अंडरलाइन करना है। सुचित्रा, फिर लिखिए वडू, सुचित्रा वडू कांजी, सुचित्रा वडू
कांजी, सुचित्रा वडू कांजी, फिर उदय, उदय, उदय हो गया। होता जाए हैंड रेज करते जाइएगा, छूट जाएगा तो फिर दोबारा बताना पड़ेगा, ठीक है। सुचित्रा वडू कांजी, उदय मनावे, ना मना, फिर वे मनावे, मनावे, वेबे, वेबे होता ना बच्चों को बेबे बोलते हैं, बेबे, तो उदय मनावे बेबे को, उदय मनावे बेबे को, उदय मनावे बेबे को, उदय मनावे बेबे को, तमिल पप्पी करी, तमिल पप्पी, पी, तमिल पप्पी करी, तमिल पप्पी करी। नित्य मैम आपको कुछ छूट गया क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तमिल पप्पी करी, पॉइंट पर, पॉइंट पर कूद के, पॉइंट पर कूद के, पॉइंट पर कूद के कान लाख हो गया, कान लाख हो गया। थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार याद कर लेने के बाद कोई भी प्रश्न आ जाए मेंस में चाहे प्री में, गलत नहीं होगा चाहे जो हो जाए। अब इसको डिफाइन करते हैं, पहले एक एक लेटर को डिफाइन करना है। खाली आपको नीचे जो शब्द आ रहे हैं उनको टिक करना है, ठीक है, जो बोला जाएगा उनको टिक करना है। जैसे पहला बोला सुचित्रा, सुचित्रा बोला है, उसमें देखिए सुचिंद्रम लिखा हुआ, सुचिंद्रम दिख रहा है। जैसे ही आपको मिल जाए बस हैंड रेज कर दीजिएगा, खटाखट हैंड रेज मतलब मारते चलिएगा, सुचित्रा, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर देखेंगे चित्रा है, जस्ट ऊपर क्या है, चित्रा है, तो सुचित्रा हो गया। फिर वडू, सुचिंद्रम के नीचे क्या है, वडू है, सुचिंद्रम के नीचे क्या है, वडू है। फिर कांजी, ये चार एक साथ मिल गए, चार एक साथ मिल गए ना, सुचित्रा वडू कांजी। फिर उसके बाद क्या है, उदय मनावे बेबे को, ऊपर देखिए उदया मार्था, मार्थन दापुरम दिया है, ठीक है। उदय, फिर मनावे यानी मन्नार, ऊपर सबसे दिया है मन्नार। फिर उसके नीचे देखिए वेल्लोड दिया है, वेल्लोड, वेल्लोड क्या दिया है, वेल्लोड दिया हुआ है, ठीक, ठीक है। उदय मनावे बेबे, उदय मनावे फिर बेबे, देखिए वेदा थंगल और बेम्बनूर, ठीक है, वेदा थंगल और बेम्बनूर, क्लियर है। उदय मनावे बेबे को, तमिल पप्पी, पप्पी ऊपर देखिए पल्ली कनरई दिया है, पल्ली कनरई, और फिर पिचवरम, ठीक है। उदय मनावे बेबे को तमिल पप्पी करी, नीचे आइए देखिए लिखा है करी कली, लिखा है करी किली, लिखा हुआ है करी किली, ठीक है, करी किली, तमिल पप्पी करी ना। पॉइंट पर ऊपर देखिए पॉइंट केलेमरी, ये 2016 के आरओ, सॉरी 2016 का, सॉरी कर रहे हैं 2016, 2021 के आरओ मेंस में आया था, ठीक है। पॉइंट केलेमरी, केलेमियर, पॉइंट केलेमियर आया था, ठीक है, पॉइंट केलेमियर। उदय मनावे बेबे को तमिल पप्पी करी, पॉइंट पर कूद के, नीचे दिया ना कूथन कुलम, कूथन कुलम, ये कूटन कुलम हमको लग रहा है कूथन कुलम दिया हुआ है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, कुथन कुलम, कुंथन कुलम ही सही है, कुंथन कुलम, चलिए ठीक है। फिर नाक कान लाख हो गया, सॉरी क्या लाख हो गया, कान लाख हो गया, नीचे यानी कान से हो जाएगा कांजी, कांजीर कुलम, और फिर नौ, नौ से क्या हो जाएगा, नंजरायण, क्या हो जाएगा, सॉरी काजू वैली और नंजरायण, का से हो जाएगा काजू वैली और नंजरायण, और फिर क्या हो जाएगा, ला से हो जाएगा लांगवुड, ला से क्या हो जाएगा, लांगवुड और कराईवेडी, लांगवुड और कराईवेडी, ठीक है। निधि मैम कुछ बोलना है क्या आपको? चलो ठीक है, सबका हो गया। हिमांशु सर बोलना है क्या कुछ? नहीं सर। चलिए ठीक है, फिर
अब ये कोड आपको कल 2-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है? कल 3 बार पे 4 बार 5 बोलेंगे तो हो जाएगा। उसका देखिए उत्तर प्रदेश के जो शीर्ष वो थे, उत्तर प्रदेश के शीर्ष क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश की रामसर साइटों को कोड आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। कितने लोगों को पहले वाला कोड याद है? हैंड रेज कीजिए। बस 1-2 और कोई नहीं? कोड बताना पड़ेगा फिर यहाँ से क्या? जी सर बता दीजिए। आप लोगों को जो लिंक दिया था यूट्यूब चैनल का, अपने चैनल का, कितने लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया? थोड़ा हैंड रेज कीजिए। 55 में से 56 में से चैनल ही नहीं मिल रहा है। चैनल नहीं मिल रहा है। जो मेन ग्रुप है ना, मेन ग्रुप में लिंक डाला गया था, ठीक है? वहां पे चले जाइए, वहां पे पड़ा हुआ है, मेन ग्रुप में लिंक है, ठीक? हम तो प्लीज भाई आपका वीडियो डाउनलोड कर लिया, उसको सुनते हैं दिन में जब भी समय मिलता है। सुन GS1 में है, सर ट्राई कर लिया। GS1 या GS2 दोनों में है। GS1 और GS2 दोनों में है। उसमें सर बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं समझा पाएंगे हम। बस आपको कोड तो भले बता देंगे, वहाँ बहुत अच्छे से 7 या 8 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिए जाके, ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं है, 7-8 मिनट का छोटा-छोटा कोड करके डाला था, 17-18 वीडियो था, ठीक है? उसे कोड में एक अच्छे से सिखाने का प्रयास था। भूपेंद्र सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए इसे यहाँ लिख लीजिए। ऊ सास पास नवाज सूर है बखीरा। देखिए ऊ सबसे पहले था ऊपरी गंगा, सबसे पहले क्या था? ऊपरी गंगा था, ठीक है? ऊपरी गंगा। उसका लिखिए सास, सास सासू माँ होती है ना, ऊ फिर सास ना, और जब पास आती है किसके? नवाबजादे के। नवाज किसे कहते हैं जी? नवाज किसे कहते हैं? कौन बताएगा? नवाज हिमांशु सर बताइए। नवासा होता है ना? अरे नहीं, हम नवाज पूछे ना, निवासा मत बताइए, नवाज बताइए ना। शायद दामाद को ही कहते हैं नवाज, दामाद, ठीक है? जो ऊ है सास ना, पास नवास, ऊ सास पास नवाद, ठीक है? ऊ सास पास नवास, नवास 7 हो गया है, काउंट करिएगा सभी लोग। ऊ ऊपरी गंगा, सा स फिर पास फिर नवा और फिर 7। उस आस पास नवास लिखो। सूर है बखीरा, सूर फिर है और फिर बखीरा, सूर है बखीरा। फिर से बताइए पूरा। जी हाँ जी सर। चलिए ऊ फिर सास, ऊ फिर सास फिर पास नवास, नवास फिर सूर है बखीरा, सूर है बखीरा। अब क्लियर हुआ सभी को? उस आसपास नवास सूर है बखीरा। अब डिफाइन भी करना पड़ेगा कि आप लोग कर लेंगे। ऊ से हो जाएगा ऊपरी गंगा, सा से हो जाएगा सांडी, फिर स से हो जाएगा समरसपुर, पा से हो जाएगा पार्वती अर्गा, फिर स से हो जाएगा समान, नवाबगंज, नवा से हो जाएगा नवाबगंज, ठीक है? और फिर स से क्या हो जाएगा? स तीसरा था सांडी, शमन नहीं, समान है, वो समान है, सरसई, हाँ सरसई है, ठीक है? सरसई है, सरसई है। उस आसपास नवास और सूर सरोवर हो जाएगा, ठीक है? और हैदरगढ़ हो जाएगा और फिर बखीरा हो जाएगा। अब इनका स्थान आप लोग को खोज के कल बताना है। समरसपुर कहाँ पर? रायबरेली में है। पार्वती अर्गा गोंडा में है। समान में म आता है, मैनपुरी है। ऐसे ही सब वहां बताया है। समान में म आता है, मैनपुरी है। सुरसई में ई आता है, इटावा है। सरसई में क्या आता है? ई आता है, इटावा है। और ठीक है, और सूर है यानी सूरदास जो है, आप जोड़ सकते हैं कि मथुरा आगरा के आसपास थे, सूरदास, तो वहां से आगरा हो जाएगा। उसके बाद हैदरगढ़ कहाँ पर है? हैदरगढ़ कहाँ पर? अलीगढ़ और कौन? बिजनौर, हाँ बिजनौर, सॉरी, बिजनौर और बिजनौर में है, ठीक है? हैदरगढ़ कहाँ पर? बिजनौर में है। सूर, हाँ सूर है बखीरा कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। बखीरा कहाँ है? संत कबीर नगर में। क्लियर है सभी को? सर ये हैदरगढ़ नहीं हैदरपुर है। हैदरपुर, सॉरी हैदरगढ़, बार बार निकलना मेरे दिमाग से। हैदरपुर, ठीक है? हैदरपुर
क्लियर है? चलिए अब आगे जो छोटे छोटे दिए हैं ना राज्यों के, इसको आप बहुत सारे इसमें से जानते हैं, जो नहीं जानते उसी को टिक करना है। ब्यास जानते हैं, हरके बैराज जानते हैं, रोपड़ जानते हैं। अब नहीं जानते तो क्या, केशवपुर और कांजली मार्क कर लीजिए, केशवपुर और कांजली। नांगल किसको नहीं पता था कि पंजाब में है, भाखड़ा नांगल बांध सभी को पता है, भाखड़ा नांगल बांध। तो कांजली और केको, ठीक है। तो काके, पंजाब में सब लोग क्या कहते हैं, काके काके, मैक्सिमम क्या सुना जाता है, काके, ओए काके, ऐसे करके। तो मैंने ऐसे ही बनाया, ओए काके पंजाब चले, ओए काके पंजाब चले। अगर आपको बनाना तो लिख सकते हैं काके पंजाब, काके पंजाब, काके पंजाब, ठीक है, काके पंजाब। ठीक है। उसका चिल्का है, सतकोशिया है, भीतरकनिका है, ठीक है, भीतरकनिका है, हीराकुंड है, सबको पता है, ठीक है। अब जो आपको नहीं पता उसको देखिए, टमपारा नहीं पता है, अनसुप्पा नहीं पता है, ठीक है, टमपारा और अनसुप्पा, ठीक है। सत अंशु टप्पा, सत अंशु टप्पा, सत अंशु टप्पा, सतकोशिया आपको पता होगा, लगभग सतकोशिया पता होगा सभी को, लेकिन टमपारा और अनसुप्पा नहीं पता होगा, इसे में कर लीजिए टमपारा और अनसुप्पा, ठीक है, टमपारा और अनसुप्पा। बूलर सबको पता है, सुरसरी और देखिए पूछा हुआ होकेरा, होकेरा पूछा हुआ था, ठीक है, होकेरा। और फिर सालबुग, होकेरा और सालबुग हाईगाम, होकेरा सालबुग हाईगम, ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है सालबुग हो गया, हाईगम हो गया, ठीक है। फिर भोज, सांख्य, सिरपुर, यशवंत और तवा, तवा अभी हाल में शामिल हुआ है इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद अन्य बस एक बार रीडिंग करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए कर्नाटक में कौन है, रंगाथिट्टू है, अंक समुद्र है, आघासिनी है और मगधी है। कौन है, मगधी है, ठीक ना। तो आघासिनी आप याद करिए, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटक में सारा देखना पड़ेगा, रंगनाथिट्टू तो सबको पता है, रंगनाथिट्टू, लेकिन अंक, अघासिनी और मगधी, अंक, अघासिनी, अघनासिनी, अघनासिनी और मगधी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ही बार खाली देखिएगा, बहुत ज्यादा रटने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, क्योंकि 2023 में बहुत सारा शामिल हो गया था। उसका देखिए गुजरात में नल सरोवर है, थोल है, नल सरोवर थोल है, बधावन और खिजड़िया है, नल सरोवर थोल, बधावन और खिजड़िया है, ठीक है। फिर हिमाचल में कौन सा है, पोंग है, चंद्रताल है, रेणुका है। भारत का सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका है, बस ये रेणुका इसलिए याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा है, ठीक। और भारत का पहला कौन सा था, चिल्का था, भारत का पहला कौन सा था, चिल्का था, ठीक है, चिल्का ही है ना भारत का पहला, भारत का पहला चिल्का, केवलादेव, केवलादेव मांट्रेक्स रिकॉर्ड में है शायद, केवलादेव चिल्का दोनों है नहीं, जैसे केवला और चिल्का दोनों एक साथ हुए थे क्या, चिल्का हट गया, चिल्का हट गया है ना, किससे, अच्छा मॉन्ट्रेक्स से नहीं मैं बात कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा था, मैं भी रामसर, लेकिन केवलादेव और लोकटक मॉन्ट्रेक्स में दो हैं, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स में कितने, दो हैं, केवलादेव और लोकटक है। हमने लोको को लोके कोड बनाया, लोके, ठीक है, लोके। आप लोग भी कहेंगे सर कि इतना कोड याद करके बैठे हैं, सज्जों को कितना हम लोग को बता डाल रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए रेणुका हो गया सबसे छोटा है, बिम्बनाथ सबको पता है, अष्टमुंडी सबको पता है, शास्त्रम कोट्टा देख लीजिए बस, शास्त्रम कोट्टा देख लीजिए। महाराष्ट्र में लोनार थाड़े सबको पता है, नांदूर देख लीजिए बस, महाराष्ट्र में क्या देखिए, नांदूर। फिर बिहार में क्या है, काबर नकटी नागी, ये तो अभी हाल फिलहाल में शामिल हुआ, इसे देख लीजिए, ठीक है। काना नकटी, काना नकटी याद करिए, ठीक है, काना जो है नाक कटा दिया, ऐसे बना सकते हैं, काना नाक कटा दिया, काना जो है नाक कटा दिया बिहार में जाके, ठीक है, काना नाक कटा दिया कहाँ पर जाकर, बिहार में, काना नकटी, काना, काना नकटी, ठीक है। और ये सो मिरोरी भी पूछा हुआ है, लद्दाख का सो मोरोरी, ठीक है, सो मोरीरी, सोकर कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर, लद्दाख में है, कहाँ पर है, लद्दाख में है। फिर हरियाणा में भिंडवास है और सुल्तानपुर है, ठीक है। सुभी, सुभी बना सकते हैं, सुभी हरियाणा, सुभी जो है हरियाणा में, सुभ जो होता है हरियाणा के साथ होता है, सुभी हो जाएगा हरियाणा, सुभी क्या हो जाएगा हरियाणा में। राजस्थान में केवलादेव और सांभर है, राजस्थान में क्या है, केवलादेव और सांभर है, सांभर है। सुंदरबन, सुंदरबन और पूर्वी कोलकाता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। उत्तराखंड में आसन है, गोवा में नंदा झील है, इसे इंपॉर्टेंट करिए, गोवा में नंदा झील आएगा, तो नंदा झील जैसे आएगा हम लोग का दिमाग जो है सीधा जाएगा उत्तराखंड की तरफ, कहाँ जाएगा,
उत्तराखंड की तरफ जाएगा नंदा झील, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एकमात्र है कोलोरू, असम में है दीपोर, असम में कौन से दीपोर बिल है, मणिपुर में क्या है लोकटक है, मिजोरम में क्या है पाला है, ठीक है, मिजोरम में क्या है पाला है, और त्रिपुरा में क्या है रुद्रसागर है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग एक बार देखिएगा और आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं।